Hi everyone, और वेलकम बैक टू मार्जिनली इम्प्रूविंग कॉन्वर्जेशंस। मुझे आपको थोड़ा आज के गेस्ट के बारे में बताना था क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी बड़े इंस्पिरेशन हैं और दूसरी भी काफ़ी चीज़ें बतानी थी। तो गेस्ट का नाम है शीतल थानवी और ये खुद काफ़ी इंडिपेंडेंट वुमेन है और इनकी लाइफ स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है। मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला इनसे एंड आई एम श्योर कि आपको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इनकी खुद की क्लासेस चलती है, शीतल्स वेट एंड वॉच, और इसमें ये फ़िटनेस और मेंटल हेल्थ और स्किन मतलब काफ़ी चीज़ों में लोगों की हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं। एंड मैं इनको ट्रूली रिस्पेक्ट करता हूँ काफ़ी। इसके सिवाय मुझे और भी कुछ चीज़ें बतानी है, जैसे कि मैं यूजुअली पॉडकास्ट एपिसोड्स में बिल्कुल कट्स या एडिट्स नहीं रखता क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ कि नेचुरल कॉन्वर्जेसन सब देख पाए और सुन पाए, क्योंकि उसमें ऑथेंटिसिटी रहती है और सच्चाई दिखती है सबकी। अनफॉर्चुनेटली इस एपिसोड में काफ़ी कट्स और एडिट्स है। उसका कारण बस यही है कि हमें भी पता नहीं था कि हम जहाँ फिल्म कर रहे हैं के आसपास कंस्ट्रक्शन की आवाज़ बहुत होगी। तो उस वजह से मुझे काफ़ी कट्स और एडिट्स करने पड़े और हमारी कॉन्वर्जेसन काफ़ी ब्रेक हो गई। तो अगर आप सुन भी रहे हो तो अब आपको पता है कि ऐसा क्यों है इस एपिसोड में। उसके सिवा जैसे कि अभी मैंने बताया कि कट्स और एडिट्स काफ़ी थे, मेरा थॉट प्रोसेस और मेरा फ्लो काफ़ी बार ब्रेक भी हुआ एंड आई एम श्योर गेस्ट का भी हुआ होगा, शीतल थानवी जी का। लेकिन मेरा पर्सनली काफ़ी हुआ। तो अगर मैं पहले से सॉरी कहना चाहता हूँ अगर मेरे फॉलो अप क्वेश्चंस या क्वेश्चंस एकदम अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं श्योरली आपको ये कह सकता हूँ कि जो गेस्ट थे उन्होंने जैसे रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने जो बातें बताई, काफ़ी इंस्पायरिंग, काफ़ी अमेजिंग, और मुझे लगता है बहुत लोगों को हेल्प होगी। स्पेशली अगर आप एक वुमेन हो तो आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर सुनना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि आगे जाके मैं इनके साथ और भी एपिसोड्स फॉर श्योर फिल्म करूँगा, क्योंकि इस एपिसोड में मुझे लगता है अगर उनकी लाइफ 100% है तो मैंने अराउंड सिर्फ 10 to 20% ही कैप्चर की है। इनके पास बहुत सारी लर्निंग्स है और लोग इनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और ऑल्सो ये मेरे नेटवर्क से बाहर है, पहले गेस्ट है जो मेरे नेटवर्क से बाहर है। अब तक मैंने जो भी मुझसे क्लोज़ हैं उन्हीं का पॉडकास्ट लिया है, लेकिन ये फ़र्स्ट है जो मेरे नेटवर्क से थोड़े बाहर है। मैं इनके बारे में जानता था लेकिन मैं अभी रिसेंटली इनसे मिला था और इसलिए मे बी मैं थोड़ा नर्वस भी था। उस वजह से शायद मैंने एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस मुझे पूछने थे वो नहीं पूछ पाया। बट आई होप आप सबको ये एपिसोड फिर भी बहुत पसंद आए, क्योंकि जिस तरीके से गेस्ट ने आंसर किए सारे क्वेश्चंस और सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, परफेक्ट है। और आगे जाके ये वापस आएंगे, आई एम वेरी श्योर। एंड मैं ग्रेटफुल हूँ कि इन्होंने अग्री किया पॉडकास्ट पे आने के लिए। तो हाँ, आई होप मेरी तरह आप सब भी कुछ सीखोगे इस एपिसोड से और इन्जॉय करोगे। थैंक यू। तो क्या ये आपका पहला पॉडकास्ट है या? बिल्कुल, मेरा पहला है। अच्छा। और कैसा लग रहा है आपको? आप लोगों को बताना चाहोगे आप कौन हो, क्या करते हो? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी। वैसे तो मैं क्लासेस के थ्रू मेरे क्लाइंट्स जानते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैं काफ़ी चीज़ें बताती रहती हूँ। बट मेरी लाइफ़ की जर्नी बहुत लोग सुनना चाहते हैं और डिटेल में कभी बताऊँ उतना टाइम होता नहीं। तो मेरे ख़्याल से पहली बार एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके थ्रू मैं मेरी लाइफ़ की 40% जर्नी बता सकती। ओके। 40% होपफुली फिर भी काफ़ी हो, लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को। और बस पॉजिटिव पार्ट बताऊँगी। जिससे एक इंसान को लगे कि लाइफ़ में वो बहुत कुछ कर सकता है हम्म, अकेला। खैर है। तो आपने का आप क्लासेस करते हो, क्या चीज़ की क्लासेस है? और आप खुद कौन हो, आपका नाम, जो लोग नहीं जानते हैं? जी, मेरा नाम शीतल थानी है। मैं फाउंडर और सीईओ हूँ सीतल्स वेट एंड वॉच की। मैं लास्ट 25 ईयर्स से ये काम कर रही हूँ। मैं बहुत यंग एज में ही शुरू हो गई थी। आई मीन टू से मैं 18 17-18 ईयर की थी तब से मैं ये काम कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लोगों का हम अपने फ़िटनेस प्लान के थ्रू जिसमें घर का खाना नेचुरल सस्टेन कर सके वो हेल्दी मील के थ्रू और वर्कआउट वर्कआउट वो जो हर एज ग्रुप कर सकता है
फ्री हैंड वर्कआउट, बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो ज्वाइन करेंगे, देन आफ्टर पता चलेगा। उसके थ्रू हम लोगों की जो मोस्टली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो हम उनके ठीक करते हैं, हो जाते हैं जो फॉलो करते हैं। डायबिटीज़ हैं, बीपी हैं, पाइल्स हैं, कि फिशर हैं, कि माइग्रेन है, कि पीसीओडी, पीसीओएस जो आज की डेट में 10 में से 9 फीमेल्स को रहती हैं, और स्किन डिजीज़ हैं, और बहुत सारे। आजकल तो इतनी बीमारी है, मेरे ख्याल से इतनी योनियां नहीं है, बोलते हैं ना 84 लाख उन्हें उतनी हेल्थ प्रॉब्लम है। और ये खाली और खाली रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से हैं, और ये सारी प्रॉब्लम्स हमको लोग घर बैठे फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये चीज़ करवाते हैं। साथ में हम लोग एंटी एजिंग फेशियल ट्रीटमेंट भी गाइड करते हैं, जो घर की रेमेडीज के थ्रू आप अपनी स्किन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जो फीमेल्स और मेल दोनों में रहती है। फेशियल योगा वो भी हम एवरीडे, क्योंकि वर्कआउट के थ्रू जब बॉडी चेंज हो सकती है, वर्कआउट के थ्रू जब आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि आपके जो फेशियल मसल्स रहते हैं, तो कैसे फेशियल योगा के थ्रू आप उसको भी चेंज कर सकते हो। तो हम ये भी करवाते हैं। वाह, इतना कुछ, और वो भी 17-18 ईयर्स की एज से। तब से आपने कैसे स्टार्ट किया आपकी लाइफ जर्नी? आपने क्यों फिटनेस ही चूज़ किया, या कैसे आपको उसके बारे में ऑलरेडी वो एज से इतनी नॉलेज थी? कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे ये स्टार्ट करना है? और हाँ, आपकी थ्रू आउट जर्नी स्टार्ट से अगर आप बता पाओ। एक्चुअली में मेरे जो डैडी हैं, हम्म। पन्नालाल जी व्यास पहलवान, पहलवान नाम लगता है, सरनेम नहीं है, बिकॉज वो एक बहुत अपने आप में अपनी हॉबी के थ्रू एक ट्रेनर रहे हैं। अब उस टाइम इतना उन लोगों को फिटनेस का नहीं था, या इतना फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, वरना पापा को मतलब मैंने इस तरीके का ट्रेनर ही नहीं देखा जो पापा ने अचीवमेंट ली है अपनी लाइफ में। आज उनको वो ग्रो मिलती ना, तो आज शायद गिनीज बुक में भी पापा का नाम होता। तो वो उस टाइप के ट्रेनर रहे हैं। तो मैं बहुत छोटी थी, हम लोग, मैं और मेरा बड़ा भाई, मैं 4-5 साल की थी, तब पापा उस टाइम हमको वर्कआउट करवाते थे। ये कर, ऐसे कर, ये कर सकती है, ये कर सकती है, रनिंग, जंपिंग जैक, मतलब 1000 तो बहुत लिमिटेड, मतलब ऐसा लगता है 1000 तो यूं हो जाएगा। तो कीड़ा वहीं से पड़ गया था। मैं बचपन से हमेशा चबी रही हूँ कि बचपन से ही हमेशा मेरा बॉडी ऐसा रहा है। तो पापा मुझे बस ये बोलते थे वेट लॉस करना है, ये करना है। पापा को शौक भी था, वो करवाते थे। और जैसे पापा का जैसे कि मैंने कहा, शौकिया था। पापा जॉब करते हैं, लेकिन पापा का ही शौकिया था। तो घर पे हेल्थ की बुक्स आती थी बहुत सारी। तो जब मैंने पहली ही स्टार्ट की कि मुझे पढ़ना आ रहा है, तो मेरा सीधा ही शौक, जैसे कॉमिक्स उस टाइम पढ़ते थे हम लोग, तो इसमें भी सेम उतना ही इंटरेस्ट था। तो मैं रूम में बैठे बैठे मेरा ये पढ़ती थी, स्कूल की बुक्स तो कम, इसमें ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था। तो शुरुआत वहाँ से हो गई। तो एनवायरनमेंट ही घर में वैसा था। बिल्कुल। आपने कहा पापा को बहुत था वो, और लेकिन वो जॉब कुछ और करते थे। जॉब वो जॉब क्या थी? पापा कोर्ट में करते थे, राइटर थे। नाइस। और मॉम भी फिटनेस में इन्वॉल्व थी, या मॉम मेरी ब्यूटिशियन थी। ओके। ब्यूटिशियन थी, बहुत अच्छी कुक थी, और बहुत अच्छा, आई थिंक मम्मी अगर आज होती, तो मम्मी एक बहुत अच्छा, बहुत कुछ अचीव कर दी उन्होंने। मैं अपनी लाइफ में सबसे, मेरा आइडियल मेरी मम्मी और पापा को मानती हूँ, कि उन्होंने मुझे वर्ड से नहीं सिखाया, उनके एक्शन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो शौकिया ब्यूटिशियन भी थी, उनको उतना उतना नॉलेज फैशन का था। उनको ये भी था कि किस तरीके से किसको कब बिहेव करना चाहिए, क्या कर, मतलब मैंने उनसे इतना कुछ सीख लिया, जो आज मैं रील्स या देखती हूँ नॉर्मल कि लोग उसके कोर्स बना के बैठे हुए, वो चीज़ें मैं मेरी मम्मी से सीखती थी। तो मेरी मम्मी को इस चीज़ों में ज़्यादा नॉलेज था, फिटनेस पापा। तो तो जो आपने ब्यूटी ट्रीटमेंट वगैरह करेक्ट, मम्मी से सीखा। वही मैं कहने वाला था। आपने बेसिकली आपने पापा से जो सीखा, मम्मी से जो सीखा, टुगेदर आपने SWW शीतल्स वेट एंड वॉश बिल्कुल। स्टार्ट हो गया। काफ़ी अमेजिंग है। तो हाँ, वो बस थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई, लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे, जो आपने मॉम से सीखा, डैड से सीखा, वो इन वे आपने मिला दिया, और आपने फिर शीतल्स वेट एंड वॉच SWW स्टार्ट किया, जो काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि लोग यूजुअली पैशन फॉलो नहीं कर पाते, डर जाते हैं। मैं भी हूँ, जैसे मैंने थोड़ा सेफर साइड पिक किया करियर वाइज, फाइनेंस,
जबकि मेरा एक पैशन है ये पॉडकास्टिंग, ये मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया। या मुझे फुटबॉल पसंद था, या मुझे साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना पसंद है। तो काफ़ी चीज़ें जो आपने सीखा, जो आपने देखा, आपने वही चूज़ करके आप उसको रियलिटी में ले आया, आप में वो करेज था। और तो मैं जब आपकी स्टोरी भी मैंने आपकी जब सुनी थी, तो मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया था, और इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू गेस्ट मुझे आपको लाना है पॉडकास्ट पे। क्योंकि अब तक हाँ, अब तक अगर आप देखोगे तो जो भी मेरे से क्लोज है मैंने उनका ही लिया है पॉडकास्ट। मेरे पेरेंट, मेरे फादर, मेरे भैया भाभी, घर में हेल्पर, जो भी। लेकिन आपको तो मैं जानता भी नहीं था इतने अच्छे से, मैंने बस सुना था आपके बारे में। तो मैंने कहा हाँ, आपको ज़रूर लाना है इस पॉडकास्ट पे। और हाँ, ओवरऑल वो आपने फिर कैसे डिसाइड किया? आपने कहा कि मॉम ब्यूटिशियन, डैड फिटनेस। फिर इस जर्नी में आपने कहा 17-18 एज की, जब आप एज के थे तब आपने स्टार्ट किया। तो थ्रू आउट जर्नी कैसे रही? कि हाँ, एनवायरनमेंट तो था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। मैंने ऐसा नहीं था। जब मैंने स्टार्टिंग में ये क्लासेस की थी तो मैं उस टाइम मैंने पैसों के लिए नहीं की थी। मेरे को एक हॉबी था, पैशन था। तो जैसे बच्चे स्कूल जाएंगे तो मैं उनको वर्कआउट करवाती थी। जैसे हम लोग के ऊपर नीचे कोई फ्रेंड्स रहते थे तो मैं उनको वर्कआउट करवाती थी। और मेरा खुद का तो था ही, क्योंकि जब मेरे को मेरी बेटी हुई थी तब उस टाइम मेरा वेट 135 हो गया था, जिसको मैंने 2 साल में 65 पे मैं लेके आई थी, विद इन 2 ईयर। 70 किलोज का। हाँ, आज की डेट में तो ये एक पता नहीं बहुत बड़ी स्टोरी बन सकती है। तो मैंने इतना वेट लॉस किया। फिर उसके बाद मैं एक ऐसा टाइम आया जब जब हमारे ऊपर जो कोई रहते थे रेंट पे, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। हम लोग, मेरे पास जो नॉर्मली बातें होती है ना, मैं फैमिली की बातें कम, और पता नहीं क्यों बचपन से उसी में पैशन, तो हेल्थ की थोड़ा सा अध्यात्म की बातें मेरे पास ज़्यादा रहती है। और या थोड़ी बहुत है तो सोशल समाज में क्या हो रहा है इस तरीके से। तो उसने मुझे कहा कि शीतल, अगर तुम बहुत अच्छे से करवाती हो, तुम गारंटी लेती हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार मेरे को, जो मैं बेड रेस्ट पे हूँ, मुझे उठा के दिखाओ, तो मैं मान जाऊंगी कि तुम्हारे अंदर ये स्किल है। तो जो लेडी एक्चुअल में बेड पे थी ना, उसको बहुत सारी वीकनेस, उसमें इतनी वीकनेस रहती थी, और उसका वेट बहुत ज़्यादा था। अब मैं उसका खाना भी बंद करूँ तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि उसको तो इतना वीकनेस प्रॉब्लम है, और चक्कर आते रहते थे। और ऐसी लेडी को वेट लॉस करवाना मेरे लिए शायद बहुत बड़ा टास्क था, बट फिर भी वो पहला मेरा टास्क था, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। और मैंने उसका 3 महीने में 17 kg लूज़ करवाया, और वो भी खाना देते हुए। तो बेड रेस्ट पे भी ऐसा था कि वीकनेस है तो ऐसा वो भी नहीं था, और मैं अपने हिसाब से करती है। एकदम मेरेकल तरीका से उसमें चेंज आया, और जो लेडी बेड रेस्ट पे हैं तो वो उठ के अपने हस्बैंड का पूरा बिजनेस देख रही है। वहाँ से शुरुआत हो गई। तो उसने मुझे एक ही बात बोली कि शीतल, तुमने मुझे सही कर दिया है, तो मेरा फ्रेंड सर्कल रेडी है, वो आना चाहता है, तो एक काम कर। अब बिकॉज मैं ये बात कर रही हूँ काठमांडू, नेपाल की। ओके। मैंने जो पहले क्लासेस शुरू की थी वो नेपाल में की थी। तो उसने बोला कि मेरे फ्रेंड सर्कल शीतल अगर आएगा तो प्लीज़ उसे फीस चार्ज करना, क्योंकि नेपाल में है कि कोई भी औरत मोस्टली घर पे नहीं बैठती, कुछ ना कुछ करती रहती है, तो इन्वायरमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उसने मुझे बोला कि तू फीस चार्ज करना, भले कितनी भी करे, तो इससे क्या होगा ना कि वो लोग भी बंधे हुए रहेंगे, और तुम भी इतनी मेहनत करती हो, मैंने तुमको देखा है मेहनत तुम्हारी, तो तुमको भी एक पैशन आएगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने फिर फीस चार्ज की। यानी मेरी पहली फीस थी 350 रुपये, यानी कि एनसी नेपाली 500 रुपीज़, इंडियन का 350, वो मेरी पहली फीस थी। वो पहली 500 रुपये मैंने मेरे भगवान के आगे रखी, और यहाँ से क्लासेस की शुरुआत हो गई। गॉट। वैसे उनकी उम्र क्या थी? मुझे बस ये दिमाग में आ रहा था। 37। 37 की एज में वो बेड रेस्ट पे थी, और उनके लिए तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग हुआ होगा इन अ वे। बहुत बड़ा। फिर उसके बाद तो इतने मेरेकल थे, लेकिन उस टाइम सोशल मीडिया पे मैं इतना एक्टिव नहीं थी कि मैं वो सब रिजल्ट लेके आऊँ। और ये आप तब बस 17-18 के अराउंड एज थी नहीं, आपकी? इस टाइम तक मेरी एज हो गई थी 23-24। ओके। तो आप नेपाल 23-24 ईयर्स की एज में थे तब फर्स्ट मेजर क्लाइंट जिनको आपने ठीक किया वो था? और उससे पहले वाली क्लासेस नॉर्मल,
कोई हमारे जैसे मेरे कोई फ्रेंड सर्कल है कि कोई मेरे नोन है कि तो उन लोगों को करवाना। गॉट इट। और आप नेपाल कैसा है ओरिजिनली? तो मैं गेस करूँ आप राजस्थान में बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे। बॉर्न मैं मुंबई में हूँ। ओके। मेरी कुछ एजुकेशन मुंबई में हुई है और कुछ मेरी राजस्थान जोधपुर के पास फलोदी शहर है वहाँ पे हुई है। मेरा मैरिज 14 की एज में हो गया था और आफ्टर मैरिज मैं काठमांडू चली गई नेपाल और मैं वहीं पे ही रही। अभी भूकंप आया 2016 में, तब बच्चों को लेके मैं उनके एजुकेशन के लिए जोधपुर से हटा। गॉट इट। तो आपकी मैरिज 13-14 इयर्स की एज में हो गई, तब यूजुअली बच्चों को पता भी नहीं रहता कि मतलब लोग तो नीचे खेलते रहते हैं क्रिकेट फुटबॉल या टीवी देखते हैं कार्टून, कोई पढ़ाई को भी सीरियस नहीं लेता। उसमें इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैरिज जैसा आ गया। वो फीलिंग आपके लिए कैसी थी और आपको क्या लगता है क्या रीज़न से इतनी जल्दी हो गई? रीज़न देखिए, बोलते ना जोड़ी ऊपर वाला बनाता है। मेरी जोड़ी ज़्यादा ही जल्दी बन गई थी। मेरी सगाई हुई तब तो मैं खाली 11 साल की थी, ओके। है ना। और मेरे हस्बैंड मेरे से बड़े 10 साल। तो पहले ऐसा भी होता था कि एक फैमिली दूसरी फैमिली का एक अच्छा बॉन्डिंग के लिए भी ये सगाई कर देते हुए तुम्हारे परिवार से मेरे परिवार। तो शायद शायद किस्मत। और मेरी शादी से सगाई तक का ड्यूरेशन में तो मुझे नॉलेज ही नहीं था कि सगाई और शादी क्या है। मेरे लिए तो वो था जो मैं अपने आजू बाजू में दीदी लोगों की, मेरे मोहल्ले में शादी होती थी उनको देखती थी। वो लोग तैयार होते थे, ससुराल गए, फिर सुबह घर पे आती थी, फिर तैयार होके जाती थी। तो मेरे लिए तो मैरिज का मतलब यही था कि तैयार होना, फिर उनको वो इतनी सारी चॉकलेट्स रूम में रखते थे खाने के, वो जो होती है ना चीज़ें, हम लोग बोलते थे छोटे थे तो चीज़ें मीन्स कैंडीज, ओके। छोटी छोटी वो पैसे होते थे वो लोग खरीदती थी। तो मुझे लगता था इनको पैसों की भी फैसिलिटी मिल जाती है, नए नए कपड़े पहनती है और तो इनके तो मज़े हैं लाइफ में। तो मेरे लिए तो मैरिज का मतलब वही था। इवन मेरी शादी हुई उसके 3 दिन के जो फंक्शन थे उसमें तो मैं किचन सेट खेल रही थी। मैं वही कहने वाला था, ये एज में तो लोग बारबी से खेलते होंगे कि बारबी की शादी कराते होंगे। आपकी रियल लाइफ में आपकी खुद की? वो भी मैंने किया है और मैं एक्चुअली बारबी की शादी भी करवाती थी क्योंकि मेरा एकदम बहुत शौक था मुझे। मेरे पास तो इतनी गुड़िया रहती थी ना कि कोई उसको टच करे मुझे पसंद नहीं आता था। तो शादी से पहले तो मेरा शाम को तो फंक्शन है तिलक का, और मैं उसके 2-3 घंटा पहले मैं मेरी वो मासी की बेटी या मेरी खुद की रियल सिस्टर हम लोग गेम खेल रहे हैं। तो इस तरीके से गेम खेलते खेलते, और वो जो मिट्टी लेके आते हैं ना घर पे कि भाई टेंट वगैरह लगेंगे, तो मेरे जेठ वगैरह मिलने के लिए मेरे मम्मी से आए थे कोई बात करने के लिए। तो बाहर देखे तो मिट्टी में बच्चे खेल रहे हैं। तो बाहर देख रहे तो मिट्टी से बच्चे खेल रहे, तो कौन है इसमें से? एक शीतल है। तो वो मिलने आए थे मम्मी से। तो जब देखने आए तो उन्होंने देखा कि मतलब वो बच्चे खेल रहे, शीतल जैसा कुछ लग रहा है, दिख रही है। तो बोली हाँ वो शीतल ही है। तो मतलब मैं उस मिट्टी से खेल रही थी किचन सेट, हम लोग वो घर बना रहे थे और मतलब वो खेल रही थी। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, आफ्टर मैरिज मेरी हाइट बढ़ी है। अरे वाह। पहले मैं 5'5" थी, देन आफ्टर मैरिज 5'7", बिकॉज बाद में पता चला ना कि छोटी थी ना। कभी तो ग्रोथ, हाइट की ग्रोथ कंप्लीट नहीं हुई तब तक मैरिज हो गई। आपको कब हिट हुआ कि ओ मेरी शादी हो गई है, मेरे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ गया? स्टार्टिंग मुझे एक्चुअली में शादी के सेकेंड डे ही कुछ कुछ थोड़ा सा लग गया था। ओके। क्योंकि मैं उस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ जहाँ पे 24 घंटा मजाक मस्ती, एकदम पास में बैठ के बातें करो, कोई ऐसे रूल वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। शादी के सेकंड डे से ही काफ़ी कुछ लगने लगा, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मुझे सब कुछ है ना लगता था कि ठीक है अडॉप्ट कर लूँगी। तो ये चीज़ तो मुझे शादी के सेकंड डे ही लग गई थी कि मैरिज जो सोचते वो नहीं है, हल्का सा। और आपको खुद में क्या चेंजेस दिखे अगर पर्सनली? क्योंकि अगर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपका कैरेक्टर भी बदल जाता है। पहले आप
जैसे आपने कहा मजाक मस्ती चल रही है घर में, फिर शादी हो गई, चीज़ें और सीरियस हो गई होगी, सेकंड डे पे ही आपको लगने लग गया, आपने खुद में कुछ चेंजेस देखे हो कि, या आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपके लिए वो कैसा था? पूरा ज़मीन आसमान का अंतर था। घूंघट, हम लोगों में घूंघट इतना रखना पड़ता है, तो आप घूंघट में काम करो, आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए, आपको बात इशारों में करनी है। और जो कभी काम किया नहीं, वो सारे काम जो रहते हैं एक लड़की को देखने पड़ते हैं अब जो छोटी छोटी बातें पीए में मजाक मस्ती होती है, वो आफ्टर मैरिज वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बातें हो जाती है, ससुराल वालों के लिए। आज की डेट में तो नहीं, अभी तो बहुत माहौल चेंज है, लेकिन उस टाइम ये सब तो धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि शादी हो गई है। कि ये बात मजाक में बोली तो मतलब मैं उस टाइम एक बहू बन चुकी थी। बहू का मतलब होता है एक एक 25 से 30 साल की एक लड़की जो मैच्योर है। तो भले 11 साल की थी उस टाइम में, चाहे 14 साल की, कोई फर्क नहीं था, एक बहू थी। तो ये चेंजेस मैंने देखे कि हाँ ये चेंजेस होते हैं आफ्टर मैरिज। तो हाँ, आपकी शादी हो गई 13-14 ईयर्स की एज में, दुनिया काफ़ी बदल गई। उसके बाद आपकी जर्नी कैसे रही? राजस्थान में शादी हुई, 11 में एंगेजमेंट हुई, 13-14 ईयर्स की एज में शादी हो गई, दुनिया काफ़ी बदल गई आपके लिए। फिर उसके बियॉन्ड लाइफ कैसे जा रही थी? आ, एक अच्छी बहू बनने की कोशिश हमेशा, क्योंकि मुझे मोस्टली सबको शौक होता है, और मेरे को ज़्यादा था क्योंकि मैं छोटी थी। तो जो नहीं आते थे वो भी काम करती थी कि हाँ मैं कुकिंग बहुत अच्छी कर लूँगी। वैसे मैं आज की डेट में सबसे अच्छी कुक हूँ, लेकिन उस टाइम मैं कोशिश कि मैं एक बहुत अच्छी कुक बनूंगी, मैं हर काम में बहुत अपना बेस्ट दूंगी, ये काम मैं बेस्ट करूँ, मैं ये काम अच्छा करूँ, किसी को कोई शिकायत ना हो, मैं ऐसे करूँ तो ये ऐसा रहेगा, इसमें कोई शिकायत ना हो। तो बस इसी टाइप से। गॉट इट। और तब आप नेपाल में थे आफ्टर हाँ, मैं तुरंत नेपाल चली गई थी। मैरिज होती, और वो भी आपके लिए एक अलग एनवायरनमेंट हो गया है। वो तो मतलब आप समझो कि बहुत कुछ, क्योंकि उस टाइम इतना इजीली इंडिया आने को भी नहीं मिलता था, साल 2 साल में एक बार, वो भी 15-20 दिन के लिए खाली। अगर घर पे कोई मैरिज है तो भी आप अकेले हो, बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि चलो उनकी पढ़ाई है कि जो भी है। और फिर बात करने के लिए भी पेरेंट्स के लिए तरसना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे 1 मिनट का 45 रुपीज़ था। तो इतने पैसे होते नहीं थे, तो कैसे हो, मम्मी की करे, मम्मी ठीक है, मम्मी क्या खट, मम्मी तभी आके तो टाइम होना पड़ता था कि उस टाइम मोबाइल होते नहीं थे, आई थिंक नेपाल में तो नहीं थे या हमारे पास नहीं थे। तो फ़ोन आ गया, क्योंकि माहौल बहुत स्टिक रहता था। सॉरी, फ़ोन आया, वो कितनी, मम्मी ठीक है, हाँ वो हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि बात करने के टाइम आपको देखना है कि कोई है तो नहीं, आप इजीली बात कर सकते हो, ऐसा लगता है जैसे चोरी कर रहे हो बात करके पेरेंट्स से। तो एक एक्सट्रीम दूरी आ गई थी, ऐसा लग रहा था कि सारे रिश्ते सब कुछ छूट गया। तो वो चीज़ थी। और एज अ सिटी नेपाल, एज अ कंट्री नेपाल कैसा लग रहा था आपको इन जनरल लाइफ में? देखो नेपाल ब्यूटीफुल है, नेचुरल ब्यूटी बहुत है, बट मेरे लिए तो नेपाल कभी एक्सपीरियंस अच्छे रहेगी। क्लासेस मैंने वहाँ पे की हैं, उसके बाद मेरे लिए एक लाइफ की एक मेजर शुरुआत वहाँ से हुई है, लेकिन मेरे लिए गुड मेमोरीज नहीं है नेपाल की। गॉट इट। और नेपाल में अर्थक्वेक्स भी काफ़ी आते हैं, और आपने उनमें से एक फेस भी किया है। बिल्कुल किया, वो अराउंड कब हुआ था? 2016 में। और तब तो आप काफ़ी ग्रो, आपके बच्चे भी हो गए थे तब तक। तो ये 2016 में आया था। हम लोग पहली बार क्या, ऐसे तो मैं बनाती रहती हूँ, मैंने मिर्ची बड़े बनाए थे जो राजस्थान के स्पेशल है। मिर्ची बड़े बनाए और छोटे बेटे को भेजा था कि तू जलेबी लेके आ, और हम लोगों ने लैपटॉप में मूवी लगाई कि हम लोग मूवी देखेंगे। तो और मेरे बेटे का दोस्त भी आया हुआ था घर पे, और हम लोग सब बैठ के मूवी की तैयारी, उस टाइम मेरे जेठ का बेटा भी वहीं पे ही था। तो हम लोग सब बैठ के देखने के लिए ऐसे बैठे थे कि चलो थोड़ा सा मूवी देखते हैं। सडनली आफ्टर शॉक तो पहले छोटे मोटे तो हम लोगों ने देखा है जो एक आता है ना, लेकिन ये एक पॉइंट समथिंग का था, बहुत ही एकदम हॉरिबल था जो भी था। तो सडनली ना नींबू पानी बना के मैं लेके आई थी, और बेटा मेरे घर पे एंट्री लिया ही था, और ना सडनली एकदम ऐसे
बाउंस होता है ना, वैसे टेबल और सब कुछ बेड पे, सॉरी हम लोग बैठ रहे थे तो सब कुछ बाउंस होने लग गया एकदम। और जैसे कि गैस पे पड़ा है, अगर तेल गर्म हो रहा है तो वो एकदम जंप होके नीचे आ गया। वो कांची एकदम रोने लग गई जोर जोर से, ऐसा लगा कि घर के अब 2-4 टुकड़े ही हो जाएंगे। इस तरीके से बाउंसिंग, जैसे आप सोच लो कि अगर आप किसी को बॉक्स में रख के कैसे ऐसे करते हो, इतना तेज वाला हमने वो देखा। और वो इतना भयंकर था ना, तो बस 15 मिनट तो समझ ही नहीं आया करना क्या है। झट से भगवान के चरणों में सो गए, मंत्र शुरू कर दिए सब कुछ छोड़ के, सीधे स्ट्रांगली मंत्र बच्चों को भी। लेकिन बच्चे तब तक एकदम वो हो गए थे, पैनिक। मैंने मंत्र शुरू कर दिए, फिर ऐसा लग रहा कि बंद हो ही नहीं रहा है। तो फिर उसके बाद मैं बस हम लोग सब बाहर भाग गए एक ग्राउंड में, जबकि वो ग्राउंड भी नहीं था, आजू बाजू हमारे और बिल्डिंग्स थी। अब हमको समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तो ऐसा था। पूरा बताऊं मैं आपको? नहीं, मुझे बस जानना था कि एज अ लिविंग एक्सपीरियंस आपका नेपाल में कैसा अर्थक्वेक और हाँ, वो बहुत भयंकर, हम लोगों ने 7 डेज मौत देखी है। कैसे भागना, बच्चों को लेके जाना, और वहाँ पे सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं थी, नथिंग, इवन एक वाटर बॉटल की भी। वो बेसिक जो वहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं ना, वो लोग बस अपने तरफ से खाना बना रहे थे, जो वहाँ पे हेल्प करा रहे हैं उनको खाना दे रहे थे। रात को टेंट लगा रहे हैं हम लोग, वहाँ पे बारिश हो रही, जैसे अर्थक्वेक आया बारिश स्टार्ट हो गई थी। और मेरे पास पेट थे, मेरे 3 डॉग थे वहाँ पे। तो उसको साथ लेके हम लोग भाग रहे, कभी इधर कभी इधर। घर से कुछ पैसे ले लिए, कैश थे, बाकी एज इट इज घर को ओपन छोड़ दिया। सब लोगों ने छोड़ दिया था, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो मतलब हम लोगों ने 7 डेज एवरीडे मौत देखी, क्योंकि रुका ही नहीं। लगातार वो आ रहा है, थोड़ा सा होल्ड, अगेन आ रहा है, थोड़ा सा होल्ड, बस यही चल रहा था। तो इन्होंने काफ़ी लकी भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपके आसपास इतने लोगों की डेथ हो गई डेथ हुई, और आप सरवाइव कर पाए। हम कर पाए। हमको ये लगा कि लास्ट में तो बोला कि अब एंड है, अब सब लोग आप जाने वाले हो। मतलब एक मौत को देखना 7 दिन तक, अगर आपको कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके साथ बच्चे हैं और आप अकेले भाग रहे हो उन बच्चों को लेके, तो वो शायद बहुत खराब। ये मर गया, वो नॉन था वो मर गया। वो एक ट्रेनर था जिससे मैं ट्रेनिंग का वो लेने जा रही थी कि भाई अभी ये हो गया इसका, पता चला वो जिम के साथ ही मर गया। मतलब बहुत लोगों का पता चल रहा था बार बार। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या देख रहे हैं, ये रियल रियल है कि हम मर के कि अलग दुनिया में पहुंच गए। तो मौत देखी है हर दे। और कैसे फिर चारों तरफ से सब लोगों को हर जितनी भी सिटी थी, जो भी जगह थी, सब लग फ्लो ने अपनी तरफ से फ्लाइट फ्री की थी। तो अपनी इंडिया की तरफ से भी फ्री फ्लाइट की हुई थी। तो वहां से बच्चों को लेके निकलना, उन लोगों ने बोला आपको पेट तो ले जाने नहीं देंगे, तो कोई नून के घर पे रखा, और फिर बच्चों को लेके उसमें बैठ के हम लोग फ्लाइट के थ्रू इंडिया आए। इंडिया में जोधपुर। यस। जोधपुर में फिर आपने शुरुआत कैसे? पहले दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली फर्स्ट 2 दिन का होल्ड, फिर जोधपुर, फिर वापस जाने का था हमारा। फिर मुझे टाइम के साथ साथ पता चला कि वहाँ पे तो आफ्टर शॉक बंद ही नहीं हो रहे। मेरे काफ़ी लोगों से, मतलब क्योंकि फ़्लाइट्स मेरे ख्याल से 2-3 महीना तक फ्री ही थी। 3 बार जाने का डिसाइड किया, तीनों बार वहाँ से पता चल रहा है कि आफ्टर शॉक बंद नहीं हो रहे। कोई बोल रहे वो नॉन ऑफ हो गया, कोई बोल रहे वो वहाँ पे मर गए, कोई बोलते उसका हाथ टूट गया। अब हर माँ अपने बच्चे के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होती है। तो मेरे को भी था कि कुछ हो गया तो मैं किसको, मतलब मैं तो शायद जी नहीं पाऊंगी सोच के भी। तो फिर मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि मैं बच्चों की एजुकेशन जो है वो मैं इंडिया में कंप्लीट करूंगी। पहले मुंबई रहने का था, कुछ रीज़न से मुंबई हुआ नहीं, तो फिर मैं जोधपुर रुकी, और मैंने मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए जोधपुर रहना रेफर किया। और क्या आपने जोधपुर में भी कंटिन्यू किया वो क्लासेस लेसन्स? क्योंकि अब जोधपुर में थी तो मुझे पहले ही बहुत लोगों ने बोल दिया था कि शीतल सोचना भी मत कि जोधपुर में क्लासेस कर पाएगी, क्योंकि जो लोग यहाँ पे, अब जोधपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग गांव वगैरह से आते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो जो रेंट 3000 देते हैं, 2000 देते हैं, वो तुझे फीस तो नहीं देंगे, और यहाँ पे इतनी फिटनेस का है भी नहीं। बट मैंने सोचा नहीं था कि मैं आगे ये चीज़ करूँगी। और वहाँ पे मेरे कुछ नोन भाभी वगैरह वो लोग आए, उन्होंने मुझे बोला कि शीतल हमको एक बार तेरे साथ क्लास करनी तो शुरू करवा ना, हमको करवा। और मेरे बुआ के बेटे ने मुझे चैलेंज दिया कि तू उसका इतना दिन में इतना वेट लॉस कर दे तो मैं तेरे को इतना इनाम दूंगा। मैंने बोला ये तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल चैलेंज है,
और मैंने उसका वेट लॉस करवा दिया। वो थी उनके बेटे को टीचर। और इस तरीके से करवाते करवाते और क्लोन आए मोहल्ले से। फिर एक लड़की ऐसी मेरे पास आई जो अच्छे से बात नहीं कर सकती थी, अच्छे से चल नहीं सकती थी, आई कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। और मतलब मेरे को फर्स्ट टाइम वो आई तो मुझे ऐसा लगा कि वो भी मैं 30-35 साल की औरत को करवा रही हूँ। बाद में पता चला कि वो तो खाली 16-17 ईयर की लड़की है, थोड़ी इमेच्योर थी। और तो उसकी मम्मी ने एक उम्मीद के साथ मेरे पास लेके आई। उसके लिए था कि खाली वेट लॉस। और जो मेरी क्वालिटी है, मेरे काम की क्वालिटी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेंटल हेल्थ को भी बहुत टारगेट करते हैं, कैसे मोटिवेट करना, कैसे लाइफ को मोटिवेट। इसलिए लोग मुझे बोलते हैं, मेरा नाम मिरेकल लेडी भी रखा हुआ है। रीज़न कि उनकी लाइफ में खाली फिटनेस के लिए भी नहीं, और भी बहुत कुछ चेंजेस आते हैं। वो लड़की जो बोल नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, और उसके पाँव में अजीब टाइप का गैप था, चल नहीं सकती थी। आप देखोगे तो शायद आपके लिए वो एक मिरेकल की चीज़ होगी। तो उस लड़की को जैसे ही मैंने सही किया तो फिर मोहल्ले से और लोग आने लगे। वर्ड वहाँ पे क्लासेस की शुरुआत हो। स्ट्रगल भरा सफ़र रहा है वही, वहाँ पे भी बहुत, लेकिन बट ये शुरुआत थी मेरी। ये एक्चुअली मैं भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि फिटनेस सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ में भी इतना हेल्प करता है। क्योंकि आप मुझे भी देखोगे, मैं कोई फिटेस्ट या कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं रोज़ एटलीस्ट कुछ एक्सरसाइज नहीं तो वॉक करूँ, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी वो मुझे देता है। और ऑफ कोर्स अगर आप बेटर दिखते हो, आपको कॉन्फिडेंस बेटर होता है, आपको आप एक्टिव रहते हो, आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, आप बेटर फील करते हो। और ये आई थिंक एटलीस्ट हमारे कल्चर में या मेरी फैमिली में मैंने देखा है कि ये लोग नहीं जानते या इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। उनको लगता है कि अरे, काफ़ी वो भी डायलॉग्स भी होते हैं, पेट है तो सेठ है, जो मुझे काफ़ी फनी लगता है, क्योंकि वो प्रायोरिटाइज नहीं करते हेल्थ को, और उनको पता भी नहीं चलता कि एक्सरसाइज ना करने से उन पे दूसरे इम्पैक्ट कितने हो रहे हैं, बहुत मेंटल हेल्थ रिलेटेड, और फिर इन जनरल लाइफ व्यू क्या हो जाता है लोगों का। बिल्कुल। एक्सरसाइज तो इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। मतलब अभी कोविड के बाद तो और इसके ऊपर बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं, और मुझे तो रिसर्च की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे तो, मैं आंखों के सामने हर दिन एक मिरेकल के मेरे क्लाइंट्स को डील करती हूँ। अभी मुंबई में 5-5 साल के 3 छोटे बच्चे, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें डॉक्टर ने एक जन को तो ऑपरेशन बोल दिया, खाली 5-5 साल के। कि कैसे आप उनको देसी रेमेडीज और कुछ हल्का फुल्का बॉडी वर्जिश और कुछ डाइट में चेंजेस से आप उसकी लाइफ चेंज कर सकते हो। अभी मेरे पास एक लेडी थोड़ा टाइम पहले थी, वो आउट ऑफ इंडिया से थी, हमारे ऑनलाइन क्लाइंट, क्योंकि मेरा काम ऑनलाइन चलता है आफ्टर कोविड। तो बाद में मुझे पता चला, ऐसे बहुत से केसेस हैं, मैं इसकी बात कर रही हूँ, कि वो हर 15 दिन में सुसाइड करने की कोशिश करती थी। वो बोलती थी मेरे बच्चों को आपने माँ वापस दिलवा दी। क्योंकि जिस तरीके से हम अपने क्लाइंट्स को आफ्टर क्लास मोटिवेट करते हैं नॉर्मल, मैं मोटिवेट करने के लिए वीडियोस बनाती हूँ, मोटिवेट के लिए नहीं बनाती एक्चुअली में, मैं नॉर्मली जो मुझे दिल में आता है मैं वो बोल के वीडियोस बनाती हूँ। तो उसके थ्रू उसकी लाइफ में इतने मिरेकल आए, आज वो खुद अपना एक बिजनेस रन करती है। तो बच्चों को माँ मिलना क्या होता है, आई थिंक मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझता है, कि मैंने कैसे मेरी माँ को बीमारियों के कारण खोया है। एक मेरा रीज़न ये भी है इस काम में इतना अपना पैशन डालना। मैं मेरे काम को मेरा बेटा बोलती, बेटी बोलती, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं ये बोलती हूँ, तीसरा बच्चा मेरा ये काम, और तीनों की इक्वल प्लेस है, ऐसा नहीं कि ये पीछे ही आगे। तो इस काम को इसलिए भी है कि एक बीमारी की वजह से कैसे एक औरत घर में बिस्तर पकड़ लेती है। अब बच्चों को 24 घंटा उनको देखना कितना बच्चों के लिए स्ट्रेसफुल रहता है, कैसे पेरेंट्स को देखना। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल मैं फ़ीमेल की बात इसलिए कर रही हूँ कि टारगेट मैंने फ़िलहाल एक नॉर्मल हाउसवाइफ, देखिए आप नॉर्मल भी मार्केट में जाते हो, इधर उधर जाते हो, तो अपने भारत में आज भी 90% औरतों को इतना नहीं है कि आप बाहर जाके ये देखो, ये कर लो, वो कर लो। तो मैंने उन औरतों को और उन लड़कियों को टारगेट किया है कि मैं उनके पास भी पहुंच के उनकी लाइफ में एक मिरेकल लेके आ जाती हूँ। तो मैं लकी मानूंगी कि ये काम मेरा इतने लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। तो मेरी मम्मी को मैंने बहुत सारी बीमारियों की वजह से, डॉक्टर के गलत ट्रीटमेंट की वजह से और खो दिया। क्योंकि लास्ट में जब मम्मी ऑफ हुई, उससे
1 महीना पहले डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको अभी तक में जितने भी ट्रीटमेंट मिले हैं ना, वो सारे गलत है, इनको कोई बीमारी थी ही नहीं। एक्चुअली में मेनोपॉज टाइम था, जिसमें मूड स्विंग की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है और इनको डिप्रेशन की टैबलेट देना, जिससे आपका माइंड पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, इतनी दवाइयाँ देना जो हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस वजह से इनकी इतनी हालत ख़राब हुई है। वेट गेन होना, तो वेट का असर घुटनों पे आना, जो अपनी फीमेल में आज भी मैं जहाँ तक मानती हूँ 90% नॉलेज नहीं है। और नॉलेज कितना है कि बीमारी में डॉक्टर के पास जाके गोलियाँ खा लो। तो इस रीज़न से भी करती हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको एक रिज़ल्ट बताया है, ऐसे हमारे बहुत से क्लाइंट्स के रिज़ल्ट हैं। गॉड है। ये ओवरऑल आपने ऐसा भी सेटअप किया है कि आप बस एक्सरसाइज नहीं, आप न्यूट्रिशन में भी हेल्प करते हो, जैसे आपने कहा आप स्किन में भी हेल्प करते हो। तो ये सब चीज़ों का जो नॉलेज था जो आपने अप्लाई किया है, वो आपको क्या लगता है कि बेस्ट तरीका अगर किसी को अभी अप्लाई करना हो, जो घर पे हैं वो लोग, आप पहली चीज़ किसी को क्या सजेस्ट करोगे अगर उनको अपनी हेल्थ इम्प्रूव करनी है, अपनी स्किन इम्प्रूव करनी है, मेंटल हेल्थ ओवरऑल? मैं पहले उनको यही बोलूँगी कि आपकी डाइट में से बाहर का कचरा हटा दो। हम्म। वीक में 1 बार खाओ, 1 मील लो, हम भी खाते हैं। वो आपका शाबाशी मील होगा, उसको आप चीट मील मत बोलो। नॉर्मल भी ओकेज़न में आपको बाहर जाना पड़ता है तो साउथ इंडियन, कुछ इंडियन, तो इस तरीके से आप लेके आप गिल्ट फ्री खा सकते हो। अपनी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको मैं मानती हूँ वर्कआउट। मैं यहाँ पे जिम की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जिम इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप काफ़ी ऐसी सिटीज़ में देखोगे जहाँ पे ट्रेनर को पता ही नहीं कि क्या करवाना है। मेरे पास ऐसे रोज़ की क्लाइंट्स आती है, कोई 5 महीने से बेड रेस्ट पे है, किसी की ये हालत है, किसी के कंधा एक साइड से वो हो गया। अगर वो जिम जा रहे हैं, ट्रेनर प्रॉपर नहीं बताता है तो उनको इंजरी हो जाती है। डेड लिफ्ट कर रहे हैं, 100-100 किलो के लेग प्रेस कर रहे हैं, जिसकी उनको ज़रूरत ही नहीं। एक बेसिक कार्डियो कर लिया, एक सिंपल वेट लिफ्टिंग कर लिया, वो एक फीमेल के लिए, एक परफेक्ट बॉडी के लिए इनफ है। नहीं तो वर्कआउट ज़रूरी है। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि वॉक करो, योगा करो। जो एक्चुअल योगा होता है वो तो कोई कर ही नहीं सकता है, तो आप बॉडी स्ट्रेच भर कर रहे हो। लेकिन कुछ नहीं करने से तो ये कर लो, लेकिन ये उन लोगों को मैं एडवाइस करूँगी जो अराउंड शरीर को हिला ही नहीं सकते बिल्कुल भी। ये मैं खाली उनको, नहीं तो मैं बोलूँगी हल्की-फुल्की एक्टिविटी करो, कंपल्सरी है। घर के काम नहीं, घर के काम आपके कुछ मसल्स पे काम करेंगे, लेकिन वर्कआउट आपकी कंप्लीट बॉडी पे काम करेगी। तो आज की डेट में अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़ा-सा जाते हो, रीलें चलाने की बजाय देखो, कहाँ पे राइट प्लेस है जहाँ पे मैं जॉइन कर सकती, करो। और हफ्ते में 3 दिन ही करो, 7 डेज़ ज़रूरत नहीं है। आप जो कर सकते हो वो वर्कआउट करो। सब वर्कआउट और घर का खाना के थ्रू आप धीरे-धीरे खुद ही मिरेकल लेके आएगी, देख लेना। मैं ऐसे बोलूँगी कि खाली डाइट और वर्कआउट नहीं, आपको दोनों ज़रूरी है। और आई थिंक जब आप वर्कआउट करते हो, मैंने एटलीस्ट एक्सपीरियंस किया कि मुझे मन भी नहीं होता बाहर का ज़्यादा खाने। अपने आप ही मुझे लगता है कि मैं जैसे जिम से आऊँगा और कोई मुझे कहेगा ना अरे बाहर चलते खाने, मुझे मन ही नहीं होगा। वेराज अगर घर पे कोई फ्रूट या कोई हेल्दियर चीज़ होगी वो मैं खा लेता हूँ। तो अपने आप विद इन के वर्कआउट, डाइट होगा इम्पोर्टेंट। आई थिंक सब जानते हैं कि वेट लॉस के लिए एटलीस्ट 70% डाइट का काम होता है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई वर्कआउट करता है तो डाइट करना बहुत ईजी हो जाता है। ईज़ी हो सकता है। तो इन अ वे वर्कआउट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है डाइट पे। तो सर्कल बन जाता है कि आप वर्कआउट करो, आपकी डाइट इम्प्रूव होगी, ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। हाँ, ये मैंने एक चीज़ नोटिस की, मुझे तो पता ही नहीं। हाँ। तो मैं इसको सिंपल बोलती हूँ, एक राजा है और रानी। अब उनको एक राजकुमार चाहिए सत्ता संभालने के लिए, देश संभालने के लिए। तो सत्ता राजकुमार चाहिए तो उसके लिए रानी ज़रूरी है ना। ऐसा तो नहीं रानी 70% राजा 40% 50, दोनों इक्वल चाहिए ना। तब आप एक ऐसी संतान लेके आओगे जो देश को संभालेगी। जो भी राज्य के वो राज्य की वो राजा है। वैसे ही डाइट और एक्सरसाइज है, दोनों की उतनी ही ज़रूरत है। मैं यहाँ खाली वेट लॉस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ चीज़ों की बात कर रही हूँ। लाइफ में टारगेट आपका वेट लॉस नहीं है। अगर यही है तो आप हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, आपको लाइन वाइज मोटे लोग तो दिखेंगे, उतनी ही क्वालिटी में आपको दुबले लोग भी दिखे। तो इतना ज़रूरी है वर्कआउट और उतना ही ज़रूरी है क्लीन ईटिंग, घर का खाना, जिसको आप सस्टेन कर सकते। फैंसी नेम को कितना आप सस्टेन कर सकते हैं बताओ। तो घर का खाना
करके देखो, डिप्रेशन के लोग हैं या कोई भी हैं, आप एक बार करके देखिए। जैसी एज ग्रुप है, जैसा है वैसा वर्कआउट होता है। करके देखो। या तो मैं तो बोलती हूँ आज राजे सीख कर लो, नहीं तो कल फिजियो बुला के करनी पड़ेगी वो एक्सरसाइज। फिर आप 1 घंटे के 2,000 नहीं सोचोगे, लेकिन यहाँ पे अभी आपको छोटे मोटे भी फीस आपको दुखेगी। फिटनेस नहीं करने का एक रीज़न ये भी है। एक मेरा क्वेश्चन है विथ रिगार्ड्स टू डाइट और फिटनेस और ये सब। मैंने काफ़ी लोगों को नोटिस किया, वो छोटी चीज़ों को बहुत टारगेट कर देते हैं। मतलब एक कोट भी होता है इंग्लिश में, बीइंग पेनी रिच डॉलर पुअर। इसका मतलब जब आप पैसे गिनते हो, मतलब पैसा मतलब रुपए का 1% जो होता है पैसा, उसको आप लेके इतना केयरफुल रहते हो, लेकिन जब रुपए की बात आती है तब आप एकदम वैसे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से सबको पता रहता है कि अगर सामने बर्गर है और एक एप्पल है, कि एप्पल ही खाना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो फोकस करेंगे, उनकी डाइट भले ही खराब होगी, वो फोकस करेंगे अरे मैं ग्रीन टी पी लूँगा, अरे मैं प्रोटीन शेक, मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा इससे, ओ मैं जिंजर शॉट्स ले लूँगा इससे मेरा वेट कम हो जाएगा। लेकिन वो जो बेसिक जो डायरेक्ट चीज़ उनको भी लॉजिकली पता है कि सिंपल चीज़ जो करनी चाहिए जो सामने है, वो कितनी इम्पोर्टेंट रहती है वर्सेस के जो एक्सटर्नल जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहती है, वो मेरे ख्याल से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती है। और मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों को, वो लोग इस पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं कि अरे मैं ये शॉट लूँगी तो मुझे बेटर फील होगा, मेरी हेल्थ बेटर होगी, लेकिन वो अपनी डाइट को वर्कआउट को इम्प्रूव नहीं करेंगे। इसका रीज़न है, अभी आप देखोगे तो आपको रील्स मिल जाएगी इतनी सारी। एक वेल सर्टिफाइड, दूसरा भी उतनी ही पोजीशन वाला एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ये गलत बता रहा है, वो बोलेगा ये गलत बता रहे हैं, बोले आईएफ गलत है, बोले कीटो गलत बता रहे हैं, 2 आवर में आप मील रहे हो वो गलत बता रहे हैं, कोई बोल रहे दिन में 3 मील लो ये गलत बता रहे हैं। तो क्या होता है ना, ये सारी बहुत सारी चीज़ों में इंसान रील्स देखेगा तो ये सब आता है। तो अभी जैसे हम लोग एक मैजिकल फाकी बताते हैं। मैजिकल फाकी मीन्स व्हाट, जो अपने पुराने मामी दादी काकी बताते थे कि भाई आप इस तरीके से अजवाइन जीरा वगैरह लो, आपका पाचन शक्ति अच्छा होगा। तब उसी टाइप की मैंने एक रील मेरे क्लाइंट ने भेजी, जिसमें वो बता रहे कि आप ये लो आपका फास्ट वेट लॉस होगा। अब उसको इतने व्यूज लाइक आ गए। मैंने बोला थोड़ा कॉमन सेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को। मैं सबको बोलती हूँ, एजुकेशन खाली ये नहीं है कि आपने कॉलेज में क्या पढ़ा, स्कूल में क्या पढ़ा। एजुकेशन हर जगह पे जरूरी है। आपको राजनीति की भी एजुकेशन होनी चाहिए। आप गलत रील को फॉलो नहीं करोगे, फिर आपको उतनी ही नॉलेज हेल्थ की चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली गलत रील को फॉलो नहीं करोगे। अभी एजुकेशन कहाँ से लाओगे? हर चीज़ में चाहिए। आप ट्रेन में सफ़र करें, आपको उसकी भी एजुकेशन चाहिए कि कौन सा टिकट है, कितना लगेज ले सकते हैं। हमको पता ही नहीं है कि एक पैसेंजर को खाली 35 किलो तक कैरी कर सकता है, उससे ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। नॉलेज ही नहीं है किसी को। तो इस टाइप के ना बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे अभी आप ना ट्रैफिक में फंस गए और आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो आपके लिए चालान काटता है। तो आपके पास 1 मंथ होता है, आप जाके आरटीओ ऑफिस में वो चालान दिखाओगे ना, तो आपका वो चालान जो कटा है ना वो हट जाएगा। हर चीज़ में एजुकेशन जरूरी है? नहीं है। इस वजह से खाया एक, जैसे मेरी एक नोन है बोलती है, जो खाना है सुबह खा लो, मिठाइयाँ भी खा लो, 3 बजे के बाद मत खाओ, वेट लॉस हो जाएगा। तो मतलब इतनी सारी मिथ को एकदम प्राउडली कैरी करके भी रहते हैं। खुद भी बीमार, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और इस तो व्यूज के लिए कुछ भी करेंगे ये लोग, वो चीज़ है। ओवरऑल आप क्या तरीके से लोगों को, अगर आप समझो कोई क्लाइंट आता है तो आप किस तरीके में मेनली हेल्प करते हो? इन मुझे न्यूट्रिशन साइड में ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि पर्सनली मेरी क्यूरियोसिटी वहाँ ज़्यादा है। क्या आप उनको सजेस्ट करते हो कि इतने कैलोरीज खाओ, या आपने ये तो कह दिया कि घर का खाना वो करेक्ट है कि क्लीनर डाइट कर दो, उसके अलावा क्या आप ऐसा रखते हो कि इतने कैलोरीज, या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग, या कोई पर्टिकुलर जैसे आपने कीटो मेंशन किया था, या आप ऐसा कुछ करते हो, या बस ऐसे कि क्लीन डाइट एंड वर्कआउट? नहीं, हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आपका डाइट कुकिंग क्या है हमको भेज दो। ऐसे हमारे बहुत से क्लाइंट हैं जिनकी दिन भर में कैलोरी इनटेक ही 700-800 ही नहीं है। तो हम जब उनको डाइट देते तो बोलते मैम ये बहुत ज़्यादा है, हम नहीं खाएंगे, ये तो ज़्यादा है। ऐसे भी क्लाइंट हैं हमारे। ऐसे भी क्लाइंट हैं जो दिन भर खाली खा रहे हैं। ऐसे भी क्लाइंट हैं जो बेड से तो मूव नहीं हो सकते, पर सुबह काजू भीगे हुए खाएंगे, बादाम भीगे हुए खाएंगे, एल्कलाइन पानी लेंगे। मतलब इतना खाते हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि उनको पूछना पड़ता है कि बेटा दुनिया में आए खाने के लिए हो
भगवान बोले जा बेटा जितना खाना है उससे डबल खा, बिकॉज अब तू हेल्दी खा रही है, ऐसा नहीं है। तो हम उनकी सबसे पहले हाइट वेट एज के साथ डेली डाइट रूटीन मंगवाते हैं, वहीं से हमको समझ आ जाता है कि गड़बड़ कहाँ पे है, फिर हम उनको उस हिसाब से डाइट देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी डाइट में उनको बोलेंगे कि आप राइस छोड़ दो, वीट छोड़ दो, नहीं, हम उनकी लाइफस्टाइल देखेंगे, फिर उनको वो हिसाब से कि जवार, बीट, राइस, ये सब टाइम वाइज चेंज करते हैं। बाकी फ्रूट सैलेड, ये जो नॉर्मल घर का जैसे हेल्दी प्रोटीन है, जैसे इंडियन डाइट में हालांकि इतना नहीं है, और जितना दे सकते हैं उनको वो गाइड करते हैं, इतना मेरे ख्याल से इनफ है। तो काफ़ी पर्सनलाइज्ड हो जाता है, कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि एक ही फिलॉसफी फॉलो नहीं होती, क्लाइंट पे डिपेंड करता डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग IF नहीं करवाते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं देते, है। गॉट इट। ना कीटो देते हैं। ओके। और आपने प्रोटीन मेंशन किया था जो मुझे जिसमें अगेन बहुत, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ता रहता हूँ, हेल्थ के बारे में, कि लोग कहते हैं कि 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ वेट प्रोटीन लेना चाहिए अगर आप जिम जा रहे हो, या आप क्योंकि मसल टेयर हो रहा है उसको रीबिल्ड करना है। क्या वो सही है आपके अकॉर्डिंग? देखिए मैं अपने आप को, देखिए आज की डेट में अगर आप कोई भी चीज़ को ज़्यादा देखोगे ना, और नॉर्मल, जैसे मैं जब पढ़ भी रही थी, मैंने मेरे सर को भी ये चीज़ का क्वेश्चन किया था, तो अभी किसी का भी एकदम साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, कहने का ओके। मतलब ये है, ठीक है, बस एक इस टाइप से बोला जा रहा है। अभी मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन पाउडर आ गए हैं, धड़ल्ले से 1 किलो का 1000, 2000, 3000। तो प्रोटीन पाउडर ने भी बहुत मार्केट कैप्चर किया है, तो उसके लिए भी प्रोटीन लो, ठीक है, प्रोटीन इतनी ज़रूरत है, वो भी ठीक है। लेकिन मैं जो लास्ट 25 ईयर से देख रही हूँ मेरे क्लाइंट्स में, जो मैं उनकी लाइफ में चेंजेस पा रही हूँ, जो देख रही हूँ, मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ कि हम उनको हेल्दी प्रोटीन देते हैं, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, और घर पे जैसे दाल, मूंग, मोठ, चना, राजमा, छोले, ऐसा कि कभी चिल्ला है कि हेल्दी प्रोटीन आप अपनी डाइट में इतना इतना परसेंट जितना दे सकते हो लो, उसके अलावा आप क्लीन ईटिंग करो। तो इतनी एक एक्टिव बॉडी, जो नॉर्मल इंडियन एक्टिव बॉडी रहती है, उतनी नहीं रहती, उनके लिए इतना इनफ है। अब एकदम बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, 2-2 घंटा जिम में जा रहा है, डाइट में बिल्कुल कुछ नहीं ले रहा है, वो कर रहा है, तो फिर उनकी डाइट में हम उनको एडवाइस करेंगे कि भाई आप अब पनीर लो। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या दूध ऑर्गेनिक आ रहा है? जब दूध ऑर्गेनिक नहीं आ रहा है तो वे प्रोटीन कैसे ऑर्गेनिक बनेगा, राइट? अब दूसरा सवाल ये भी आता है, फिर तो सब्जियां वगैरह भी ऑर्गेनिक नहीं है। ये भी सबसे बड़ी मिथ है, मैं आपको बता देती। ये जो सब्जियां वगैरह उगती है ना, फ्रूट्स वगैरह, इनके अंदर उतना ही केमिकल का छिड़काव होता है जितना इनको एक जो खेती करने के टाइम जो कीड़े लगते हैं ना, वो नहीं लगते, उतनी हमारी बॉडी पचा सकती है, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। तो एक घर के जो खाने से, बट लो, आप सीड्स लो, आपका ड्राई फ्रूट भीगा हुआ रहता है वो लो, आप एवरीडे कंपलसरी कर दो कि आपके खाने के अंदर दाल, मूंग, मोठ, चना, राजमा, छोले आना चाहिए। हर दिन कंपलसरी कर दो कि दाल हमारे डाइट में। खोजने से तो भगवान मिलता है ना? तो खोजने से ओरिजिनल घी मंगाइए, जिधर भी गाय हैं वहां से मंगवाइए। जो 400, 500, 600 रुपए किलो वाला आता है, या मार्केट के डब्बे लाते हो, वो ओरिजिनल घी नहीं है। आप घी मंगवाइए, हर दिन 2 से 3 चम्मच ओरिजिनल घी इनटेक कीजिए। हमारा घर का यहाँ का अमृत है, वो है घी, संजीवनी, वो यहाँ से डब्बे भर भर के बाहर जाता है फॉरेन। सोचो ओरिजिनल वाला, तो उसकी कितनी वैल्यू है। तो वैसे ही इंडियन क्यों नहीं खा रहे, तो वो लो, कोकोनट हो गया वो लो, गुड फैट है, तो इस तरीके से इनफ है। अगेन वही सेम चीज़ हो गई। आप मेन जो आपको पता है जो सही करेक्टली करना चाहिए, बस वो कर लो, वो मोर देन इनफ हो जाता है। और लोगों को आलस से आता है, अरे फ्रूट्स खाना है, अरे सीड्स खानी है, ड्राई फ्रूट खाएंगे तो इतना सारा खा जाएंगे। दाल खाने में प्रोटीन के नाम पे कभी सोचो ही मत कि बनाएंगे चना, मूंग, मोठ, दाल, राजमा, छोले, ऐसी सब्जियां तो न के बराबर बनेगी। दाल बना देंगे, वो भी किसी ने ली नहीं ली, तो जरूरी है पर दिन। औरत को घर की डॉक्टर इसीलिए तो बोलते हैं, औरत को नॉलेज होगा तो ऑटोमेटिकली सबको वो ध्यान रखेगी, सबको टाइम टू टाइम खिलाएगी पिलाएगी, ना कि आलस में आज मैगी बना लो, स्विगी जोमेटो कर दो, हम भी डूबे सनम तुमको भी ले डूबे।
ये हो गया न्यूट्रिशन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ के लिए। स्किन केयर के लिए क्या टिप्स होंगी? देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जो स्किन प्रॉब्लम होती है मोस्टली प्रॉब्लम होती है आपके पेट की गड़बड़ी की वजह से। ओके। जब आप क्लीन ईटिंग करते हो और छोटा मोटा बॉडी वर्जिश करते हो तो आप पाएंगे कि आपके फेस के अंदर ऐसे ही मेरेकल वाले चेंजेस शुरू हो जाते हैं। देन आफ्टर, मैं आपको मना नहीं करती हूँ कि साबुन यूज़ मत करो, फेस वॉश मत करो, लेकिन हम अपने क्लाइंट्स को देखते हैं कि स्किन टाइप क्या है, वो हिसाब से बताते हैं। तो एक तो ये कि चलो ठीक है, ऑयली है तो आप कोई फेस वॉश वो जो मेडिकेटेड हो वैसा यूज़ कर लिया। समर में आप जब फेस पे सनस्क्रीन लगाओगे तो आप कोशिश करो कि जेल बेस लगाओ, क्रीम लगाओगे तो ऑलरेडी ऑयली स्किन है। और फिर होम रेमेडीज आती है यहाँ पे। अभी सीजन किस चीज़ का है ज़्यादा? अभी आपको अभी ऐसे सीजन में आपको आम मिल जाएगा, वाटरमेलन, मस्क मेलन, लेकिन ये तो फेस पे लगा नहीं सकते। तो पपीता भी बहुत अच्छा आ रहा है इस सीजन में। पपीता हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, तो हम उनको बताते हैं कि भाई इसका कैसे फेस के ऊपर मास्क लगाना है, आपको बेसन किसको फेस पे यूज़ करनी है, राइस किसको यूज़ करना है, किसको बीट यूज़ करना है, ये हम बताते हैं। टोनर गाइड करते हैं कि कैसे इस टाइम में टोनर बना के घर पे रखो स्प्रे। तो आप, आयुर्वेद कहता है हमारी स्किन वो खाती है जो हम खाते हैं। उसका मतलब ये तो नहीं हम खाना खाते हैं वो लगा, उसके अलावा हमारी स्किन सब चीज़ों को रिजेक्ट करती है, बस हम लगा लेते हैं। तो इसी तरीके से जो ये खाने वाली चीज़ें होती हैं उसको कौन सी चीज़ है जो फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, हम फिर वो बताते हैं लोगों को कि ये करो। तो लॉन्ग टर्म आप देखो, मैं ये मानती हूँ कि आप अपनी एज को नहीं कर वो कर सकते हो कि आप अपनी एज से 15-20 साल जवान दिख रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने अच्छा वर्कआउट किया, मैं तो बोलती हूँ हफ्ता में खाली 3 दिन की बात है, इसलिए क्योंकि मुझे पता है काफ़ी फीमेल्स भी मेरे को सुनेंगे, मेल्स उससे सुपर आलसी होते हैं शरीर को लेके। तो 3 बार ही करो, और आप घर का देसी खाना खाओ, हफ्ते में बाहर का कचरा खाओ। कचरा को भी शाबाशी मील बोलोगे तो शायद आपको वो खराब ही नहीं करेगा, वरना अरे यार, समझ रहे हो। उसके अलावा भी किसी को बाहर जाना पड़ता है तो हम गाइड करते हैं। हाँ। और स्किन का अगर आप ध्यान रखते हो, थोड़ा बॉडी वर्जिश करते हो, ये तो आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाओगे आफ्टर 35। आफ्टर 35 एज क्या है वो उसको मत देखो, आप क्या पर्सनालिटी दिख रहे हो। आप जब पार्टी में एंट्री करते हो तो इतने लोगों के बीच में आपको ही लोग नोटिस करेंगे कि आप एक पर्सनालिटी बन चुके हो। और एक वर्कआउट आपकी एक ऑरा भी बनाता है, जो मेडिटेशन ऑरा बनाता है ना, वो वर्कआउट आपकी ऑरा बना देता है, शायद आपको पता नहीं है। तो वो आप बन जाओगे और आप हर एज में खुश रहोगे। आप सोचो कि सबसे बड़ी उस परमात्मा की दी ब्लेसिंग है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान स्वास्थ्य को समझाते हैं बहुत सारा। ऐसे ही हर होली बुक में आपके स्वास्थ्य को समझाया हुआ है। सब होली बुक में देखो व्रत और फास्ट आते हैं, खाने के बारे में बताया जाते हैं, कहाँ से आया है, ये हेल्थ समझाते हैं वो आपको। तो इस तरीके से आप एक एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग ऑरा कैरी करोगे अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ये चीज़ें शामिल करोगे तो। सब कुछ, इनर, आउटर, लुक वाइज। आपने अभी जैसे भगवत गीता और एनर्जी ऑरा के बारे में बात की, ये मुझे टच अपॉन करना है क्योंकि मुझे पता है आप स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी हो। बहुत। उसके पहले, और एक तो स्पिरिचुअलिटी और दूसरे भी काफ़ी टॉपिक्स है जो मुझे जिसके बारे में जानना है। उसके पहले मेरे बस 2 छोटे क्विक क्वेश्चन होंगे। एक तो वाटर इनटेक का इम्पोर्टेंस, वो है एज लाइक, मैं पर्सनली अगर मैं कहता हूँ मैं कुछ 3 to 4 लीटर्स यूजुअली पीता हूँ, तो वो एक तो कितना इम्पोर्टेंट है। और मेन इश्यू जो मैं खुद में देखता हूँ, मेरा स्लीप स्केड्यूल बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ऑनलाइन जितना मुझे पता चला या दूसरों से सीख के कि एक करेक्ट स्लीप स्केड्यूल अगर कोई, आप अगर आपका दिन आप सेम रखोगे, कैलोरी इनटेक सेम रखोगे, वर्कआउट सेम रखोगे, आप बस स्लीप स्केड्यूल, स्लीप प्रायोरिटाइज करोगे, तो बॉडी को रेस्ट मिलता है, रिकवर हो पाती है बॉडी, उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। तो मुझे जानना है कि क्या स्लीप उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आज जैसे ये पॉडकास्ट था, मैंने कहा आप पहले हो जो मेरे सर्कल के बाहर गेस्ट हो, मैं काफ़ी नर्वस, ओवर थिंकिंग, तो मेरी कुछ 3-4 आवर्स की स्लीप हुई होगी। तो मुझे उसका भी इम्पैक्ट जानना है कि स्लीप का कितना बड़ा इम्पैक्ट जाता है बॉडी पे, आपके अकॉर्डिंग जो आपको पता हो। देखो, पानी के लिए है ना, आजकल आप कभी भी टीवी ऑन करो, किसी भी स्टार का इंटरव्यू सुनो, एक ही बोलते हैं, पानी दिन भर पियो तो आपकी स्किन शाइन करती है, पानी दिन भर पियो।
तो मतलब इंसान अगर वेट उसका नॉर्मल हाइट के हिसाब से ही है तो पानी उसको 4 लीटर की ज़रूरत है, 5 लीटर की ज़रूरत है, नहीं है। आप हार्ड वर्किंग हो, आपको ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा पानी आपकी बॉडी के अंदर ब्लोटिंग लेके आएगा, इन्फ्लेमेशन लेके आएगा, इतना पानी काम का ही नहीं है। तो नॉर्मल जिसका वेट अपनी हाइट के हिसाब से 20-25 किलो 30 किलो ज़्यादा है, वो लोग 14-15 ग्लास ले सकते हैं, 3 लीटर 4 लीटर भी ठीक है, ओके। लेकिन जिसका हाइट के हिसाब से 10 किलो ओवर वेट है, मेरे ख्याल से उसकी 8 से 10 गिलास इनफ है पानी। ऐसा दिन भर आपको जरूरत नहीं है मारा मार करने की कि वाटर ही इतना कंपलसरी पीना चाहिए, क्योंकि आपकी दिन भर की जो भूख ओरिजिनल होती है ना, वो 2 से 3 ही होती है, बाकी वाली आपको पानी की नीड होती है। वो आपको समझ में नहीं आती कि भाई पानी मांग रहा है। जैसे कि काफी लोगों को उठते ही भूख लगती है, वो उठते ही भूख नहीं होती है, वो होती है प्यास। तो पानी पी लो तुरंत 2 गिलास, रुको 1 घंटा, अब आपको भूख है तो आप लो। तो पानी कंपलसरी है। अगर अगर आपकी बॉडी एक्टिविटी बहुत है, बहुत भागम दौड़ है, जैसे अभी का टाइम है 12 से 5 वाली धूप में जाते हो, तो इस टाइम आप वाटर इनटेक करो ज़्यादा। हर किसी को इतना ज़रूरत नहीं है। तो 10 से 12 गिलास, बच्चा छोटा है मतलब 15 के अंडर में, तो 8 से 10 गिलास इनफ है। और ओवर वेट है तो इतना। रही बात नींद की, नींद एक्चुअल में बहुत ज़रूरी है। जैसे छोटे बच्चे पहले होते थे तो लोग बोलते थे कि जो नींद होती है ना, बच्चा जितना सोएगा ना उतनी उसकी बॉडी ग्रो करेगी। तो बच्चे को पहले सुला के ही रखते थे। तो वैसे ही नींद ज़रूरी है, लेकिन एज वाइज भी मैं आपको बता देती हूँ, नींद के काफ़ी फैक्टर है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, अगर आपकी बॉडी है, जैसे मैं बोलूँगी, जैसे हम लोग की रूटीन है मेरी और मेरे बच्चों की, कि हम लोग रात को 10:30 11:30 तक सो जाते हैं, सुबह 6:30 7:30 उठ जाएंगे। तो अब ये हमारी नींद की रूटीन हो गई है। तो अब हमको इतनी नहीं मिली ना तो ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी नींद खाली 5 घंटे की है, लेकिन फिर भी वो एक हेल्दी रहते हैं। तो आपकी बॉडी की नींद की नीड कितनी गॉट इट। है ना? जैसे मेरे पापा है, अपने छोटी सी एज से ही 5 घंटा ही सोए हैं। और ऐसे आजू बाजू में बहुत से आपको लोग मिलेंगे जो एक लिमिटेड नींद में, काफ़ी लोग तो छोटी सी झपकी में अपनी काफ़ी एक हेल्दी नैप में नींद कवर कर लेते हैं। तो ये चीज़ है, सबके लिए उतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी आदत है तो मेरे ख्याल से वो नींद आपके लिए ज़रूरी है। गॉट इट। क्योंकि पर्सनली मैंने खुद का देखा है अराउंड 6 आवर्स 7 आवर्स, और सब कहते हैं 8 आवर्स 8 आवर्स, तो वो मुझे मैं आपको रोकूंगी। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ जिनको लगता है कि 8 घंटा नींद जरूरी है, तो क्या करते हैं, ये जो रात को लेट सोते हैं ना और जो लेट उठते हैं ना, उनका 100% हार्मोन इम्बैलेंस रहेगा, उनका डाइट पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रात को 12 बजे तक सो जाओ, 12:30 कर लो, और सुबह टाइम पे। अब ये कौन करता है? ये एक औरत ही करती है। जब औरत अपनी लाइफ बदलती है तो ऑटोमेटिकली फैमिली में भी काफ़ी चेंजेस। जैसे मेरी मम्मी, तो उसके कुछ रूटीन थे। तो अगर भाई कभी लेट भी हो गया आने में तो सो जाओ, पोते पोतियों को सुला दो, बहू को तुम उसको खाना खिला के थोड़ा सो जाओ, सुला दो। तो ये अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको हार्मोन इम्बैलेंस हो में है। फिर आप सोच रहे हो कि मैं लेट उठ के अपनी नींद पूरी कर रही, तो तुम अपनी नींद पूरी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी को जो नींद की जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही है तुम्हारी, तो तुमको हार्मोन प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगी। और भी बहुत सारी, एनजाइटी, सिर दुखना, एकदम ऐसे मेमोरी लॉस होना, कई सारी चीज़ें होती है। तो नींद की 3 चीज़ें मैंने बताई है। हाँ, नहीं अंडरस्टूड। मैं क्योंकि ओवर स्ट्रेस करने लग जाता हूँ कभी कि वो मेरी 8 आवर्स नहीं हो रही, नहीं नहीं यूजुअली मेरी कुछ नहीं 6 आवर्स अराउंड, कभी गुड डे 7 आवर्स होती है। लेकिन हाँ, मुझे दूसरे, जैसे मैंने कहा, काफ़ी टॉपिक्स कवर करने हैं, स्पेशली इन द पास्ट, कि आपके स्ट्रगल्स काफ़ी रहे हैं। अभी तो हमने बस बहुत छोटा पार्ट कवर किया, आप तो कह रहे थे 40% करेंगे, उस 40 में से भी मुझे लगता है हमने 10 या 20 भी कवर नहीं किया होगा। लाइफ में आपके स्ट्रगल्स बहुत रहे जब से आप आई थिंक मे बी एंगेजमेंट के पोस्ट, उनके बारे में मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप कंफर्टेबल रहोगे थोड़ा वो शेयर करने के लिए, कि अभी आप सिंगल मदर हो, वो लाइफस्टाइल, वो डिसीजन लेना कि मैं अपने बच्चों को लेके अलग से रहूँगी, उनको बड़ा करूँगी, और ओवरऑल लाइफ जर्नी कि वो कैसे आपने गुजारे इतने मुश्किल। ये अर्थक्वेक एक एक्सटर्नल फैक्टर था, आपकी विद इन लाइफ, विद इन फैमिली, विद इन फ्रेंड सर्कल काफ़ी स्टोरीज हैं जो मुझे लगता है अगर वुमेन स्पेशली सुनेंगी, जैसे आपने डील किया उन चीज़ों से, तो
उनको काफ़ी हेल्प होगी, जो भी एकदम लो पॉइंट पे होंगे अभी, और आपकी स्टोरी अगर आप सुना पाओगे तो उनको काफ़ी हेल्प होगी। वो सोच पाएंगे कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो जैसे आपका क्वेश्चन क्या है, एक सिंगल क्वेश्चन का मैं उस हिसाब से बताऊँ। ओके, तो फर्स्टली कि क्या पॉइंट पे आपने डिसाइड किया कि मैं लाइफ मेरी हाथ में लेना चाहती हूँ अब, मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे अब सेपरेटली रहना है, और हाँ, कि मैं अब सेपरेट रहना चाहती हूँ और ये मेरे लिए बेस्ट है, और आगे तो वो हिम्मत लेना, वो डिसीजन पावर, वो कहाँ से आता है? देखो, आपका सबसे बड़ा तो एक औरत के लिए उसका एनिमी होता है, उसका दुश्मन होता है, यही परिवार के चंद लोग। और ये परिवार के चंद लोग बाहर के चंद लोगों को बढ़ावा देते हैं, ताकि जैसे एक छोटे बच्चे को माँ डराती है ना, बाहर बाबा आ जाएगा, सो जा सो जा, वैसे ही डराया जाना, उस तरीके से था। और सेकंड जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे टाइम में एक औरत को आज से 15 साल पहले मैं बता दूं कि अलग होना या अलग के बारे में सोचना, उससे पहले इतना बदनाम कर दिया जाता था, इतना कर दिया जाता था कि वो औरत पहले ही डर जाती थी। अभी का टाइम अलग है, लेकिन मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। मैंने लाइफ का स्ट्रगल देखते देखते एक बार एक सत्यमेव जयते आमिर खान का शो देखा था, जिसमें सब औरतों ने सिमिलर स्टोरी सुनाई थी कि हमारे साथ ससुराल में जब क्राइम होता है और हम जब बाहर निकल के पियर में आती हैं, तो वहाँ पे भी वो लोग, हमारे ससुराल वाले, ये अफवाह फैला देते हैं कि इसका इसके साथ अफेयर है। तो पियर वालों को भी हमारे लिए इतना झुकाव नहीं होता है। तो एक औरत टूट जाती है कि भाई एक नाम भी बदनाम हो गया, ससुराल से भी नहीं मिल रहा है, मैं कैसे खाऊंगी, मेरे बच्चों को कैसे खिलाऊंगी। तो काफ़ी औरतों ने बताया कि हमने सुसाइड करने की कोशिश की, काफ़ी औरतों ने बताया कि कोई वर्किंग थी तो किसी ने अपने लिए कुछ कर लिया। इस तरीके से वो लोग अपनी स्टोरी सुना रहे। लेकिन मैंने जब वो सुना ना इंटरव्यू, मुझे ऐसा लगा कि शायद किसने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। और मेरे में बहुत हिम्मत आ गया और मुझे समझ में आ गया कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये सब बोल रहा है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैं टूट रही हूँ, क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये सब एक औरत को। लेकिन अब यहाँ पे एक अकेली औरत नहीं थी। औरत तो अपने लिए कभी बोलती ही नहीं, औरत नहीं थी यहाँ पे, अब एक माँ थी। जब उस माँ को ये समझ में आ गया कि चारों तरफ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और चारों तरफ अच्छी खासी आपको बदनामी है क्योंकि आपको पुश किया गया है, तो आप इस जगह पे बैठे हो। उनको लग रहा है कि खुद से आइए यहाँ पे। तो आपको जब बहुत सारी बदनामी मिलने लगती है और आपके साथ साथ आपके बच्चे भी सरवाइव करने लगते हैं, तो वो माँ जो बच्चों को सरवाइव नहीं करने देना चाहती है, उस माँ ने वो स्टेप उठाया। तब मुझे लग गया था कि हाँ, अब वो टाइम आ गया है कि मुझे अब खुद को ही मेरे बच्चों की ढाल बनना है और खुद को कुछ करना है। करेक्ट, मैं पॉइंट यही स्ट्रेस करना चाहता था कि उस टाइम पे ऐसा डिसीजन लेना स्पेशली, और अभी मेरी फिर भी थोड़ा ईजियर नहीं कहूँगा मैं, लेकिन नॉर्मलाइज मोर एक्सेप्टेड हो जाता है, लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं वुमेन की प्रॉब्लम्स को, या पहले तो बात को दबा देंगे, आपको ही दोषी बता देंगे, आपकी फॉल्ट नहीं हो, तो उस वक्त पे इतना बड़ा डिसीजन लेना, वो उसमें कितना हिम्मत चाहिए रहता है। इसलिए मुझे चाहिए था कि आप उस पॉइंट पे स्ट्रेस करो और हमें बताओ कि, लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा, एक मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एक माँ लड़ रही थी, एक लेडी नहीं लड़ रही थी, तो काफ़ी एज अ मैन भी मेरे लिए काफ़ी वो इंस्पायरिंग रहता है कि आपने कैसे डिसीजंस लिए, खुद पे आप फिर इंडिपेंडेंट हुए। जैसे कि आपकी खुद की जॉब नहीं थी, आप सोल अर्नर नहीं थे, लेकिन आपने फिर वो जर्नी शुरू की। वो स्ट्रगल कैसा रहा आगे फिर? वो स्ट्रगल ऐसा रहा कि ऐसा ही रहा कि मतलब शायद मैं ऐसी दुनिया में आई थी कि मुझे कभी, मेरे पास पैसे थे ही नहीं। भले ही मैं एक बहुत पैसे वाली फैमिली से आई, पैसे वाली फैमिली में थी, पर मेरे पास कभी भी पैसे नहीं रहे। इवन मेरे पास आईब्रो के भी पैसे नहीं रहे। और आईब्रो का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, आईब्रो के खाली 15 रुपए लगते थे नेपाल में,
और बच्चों की ज़रूरत तो फुलफिल भूल जाओ कि मैं कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं रहते थे। समय के साथ साथ एक टाइम ऐसा आया कि अब मम्मी ने, जब मैं 2 साल में एक बार फलौदी जाती थी, तो मम्मी ने मुझे पैसे पकड़ा दिए। कोई पैसों को मुझे 2 साल तक वहाँ पे चलाना है नेपाल में। वही, किसी भी चीज़ में डालना है मुझे, चलाना है। फिर उसके बाद जब वापस गई तो उन्हीं पैसों से अगेन वो उठाओ। अब 5 साल तक 5000 की क्या वैल्यू है? तो मम्मी जो देती थी ना, मैं उसी को चलाती थी 5 साल तक, कि सॉरी 2 साल चलाना है, फिर 2 साल में एक बार फिर घर आना है। तो वो वहाँ उस टाइम जो समाज था, बहुत बहुत ही क्रूअल है। और एक औरत के लिए तो इतना क्रूअल कि मतलब एक औरत ही सब कुछ है, औरत ही सबसे बड़ी विलेन है, औरत ही सब कुछ। तो ऐसा एक घटिया समाज, और आपके आजू बाजू के लोग जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनके लिए आप हमेशा खड़े रहे हो एकदम शेरनी जैसे, वो लोग ही आपको गलत बोलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि आपके ससुराल वाले आपके साथ नहीं हैं, इसलिए। तो बहुत सारी औरतें तो इसलिए भी चुप होती थी कि कहीं हमको वो नहीं डील कर पाएंगे समाज को। और बहुत सारी औरतें तो सुसाइड भी करती थी कि अब क्या करेंगे, कोई जगह ही नहीं है। और बहुत सारी औरतें तो ऐसी कि अब बैठी है ससुराल में, लेकिन बाकी लोगों को टॉर्चर करके ख़त्म कर रही है उनकी लाइफ, क्योंकि खुद भी टॉर्चर हो चुकी है। तो इस तरीके से रहता था। तो ये एक टाइम ऐसा था कि जब मैंने क्लासेस शुरू की, मेरे हाथ में कमाई पहली आई। वो पता नहीं क्या जोक संजोग था, या मेरे परमात्मा की जो एक वो सिग्नल था कि एक मेरे पास अर्निंग सोर्स हो गया था। पर मैं उसको नॉर्मली ले रही थी, हालांकि मैं जितना अर्न कर रही थी मैं फैमिली में ही लगा रही थी, मैंने सेविंग कभी नहीं की। बट समय के साथ साथ मुझे समझ में आया कि मुझे, मेरी ये कमाई ही मेरी और मेरे बच्चों की ढाल है। हम तीनों की ढाल, सर्टन यही है जिस पे मुझे मेहनत करनी है, और टाइम ने मुझे मेहनत करवाता गया मेरा समय। हाँ, इंडिपेंडेंट होना उस वक्त इतना वो चैलेंजिंग था, उस टाइम इतना नहीं था, और हमारे तो समाज में था ही नहीं। कितना मैंने इसके लिए सुना है, कितने मैंने कमेंट्री सुनी है, कितनी बैकबाइटिंग सुनी है, विचिंग सुनी है कि भाई काम बंद कर दूं। और जो इसका जैसा लेवल वैसे भी मैंने सुना है, पर मैं मेरे काम पे टिकी रही, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा और मेरे बच्चों का घर है, जो मैं 4 पैसे कमा रही हूँ। बट आसान नहीं है सुनना, मेरे जैसे इंसान के लिए तो बिल्कुल आसान नहीं है सुनना। ये भी सुनना कि ये एक अकेली औरत जो एकदम खुद जवान बेटी जवान को लेके इस तरीके से रहना सेफ नहीं है, समाज सेफ नहीं है। बट मुझे इतना समझ में आया समय के साथ कि शिकार हमेशा एक शेरनी करती है, और औरत की आंख में इतनी पावर होती है कि वो जब नहीं चाहे ना, तो किसी के माई के लाल की औकात नहीं कि उसको आंख उठा के देखे, और वो किस तरीके से अपना नाम और अपने बच्चों को परवरिश में संभाल सकती है। ये मैंने दुनिया के लिए तो नहीं, मैंने बस किया। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि मैंने उन लड़कियों को भी एग्जाम्पल दे दिया जो आपको ये चीज़ों के बारे में डराते हैं और आपको ये बोलते हैं कि आप सेफ नहीं हो, ये गलत है, आप सेफ हो। अगर आपके अंदर डेयर है और आप अपने काम में और अपनी सारी चीज़ों में फोकस कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सेफ हो और आप कर सकती है। कि आपकी आंखों में वो पावर रहता है कि किसी की हिम्मत नहीं आपको बुरी नज़र से देखे या आपके साथ कोई ऐसी हरकत करे। और आई थिंक अब कंप्लीट ऑपोजिट हो गया होगा, जो पहले आपको सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता था जब आपको ज़रूरत थी। मैंने ये भी टाइम देखा है, आज जो मेरे साथ में लोग हैं, मतलब मेरे को ये लोग मुड़ के भी ऐसा नहीं देखते थे, और कोई पार्टी और फंक्शन में मिल गए तो शीतल से बात करना तो एक ऐसा लगा जैसे कोई छूत की बीमारी से बात कर रहे हैं। पर मैंने अकेले ने नहीं, मेरे बच्चों ने भी किया, और वो लोग ही आज शीतल को प्राउड से अपने घर पे भी बुलाते हैं, फंक्शन में बुलाते हैं, गले लगाते हैं, प्यार करते हैं। तो इट्स ओके। टाइम वो था तो उन लोगों ने वैसा सोचा, टाइम ये है तो ये लोग ऐसा सोच रहे, तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। जब फॉरगिव करना इजी था लोगों को। एक टाइम तक नहीं था, बट एक टाइम के बाद जैसे जैसे मैं अध्यात्म में जाती गई, और मेरे लिए बहुत आसान हो गया। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। अध्यात्म, हाँ। और जितना ज़्यादा मैं उसमें घुसती गई और समझती गई, कि ये भी मैं बता दूं एक पढ़ाई है। हाँ, मतलब आप जय श्री कृष्ण राधे राधे
राम राम बोल रहे हो या कोई भगवान का नाम रिपीट कर रहे हो तोते जैसा नहीं है। आपको ज्ञान देना है। जैसे कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन जैसे जेल से गर्भ ढका हुआ है। जेल मतलब जो बच्चा रहता है पेट में, उसके एक पर एक थैली रहती है, उससे जैसे ढका हुआ है ना, वैसे ही अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। तो ज्ञान, डीप नॉलेज, वो लेना पड़ेगा। तो जिसने लिया उसके लिए मेरे ख्याल से पॉजिटिव माइंड होना ये बहुत इजी है। उसको लेने के लिए बैठ के आपको सारी होली बुक्स रीड करनी पड़ेगी। उसमें आपको भजन नहीं सिखाते हैं, वो नहीं सिखाते राधे राधे श्याम मिला। उसमें आपको नॉलेज देते हैं, और नॉलेज पढ़ना जरूरी है। जिसने पढ़ लिया ना, टाइम लगेगा, एक पेपर पढ़ते नींद आती है, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है। मैं तो नित्य नूतन मतलब एवरीडे न्यू। तो आप एक ही चैप्टर को जब बार बार पढ़ते हो तो आपको नया नया नॉलेज, अरे यार ये तो सुना ही नहीं था, अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो मैंने मेरे स्ट्रगल के पीरियड में बहुत होली बुक्स को पढ़ा है, बहुत। स्पेसिफिकली भगवत गीता। गीता मैंने जो जो पढ़ी है ना, मैं आज पूछती हूँ ना, तो मैं अभी बीच में एक 85+ एक लेडी से मिली थी, तो मैंने उनको पूछा, उनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत मंत्र आते हैं, गीता पढ़ी? बोले गीता तो नहीं पढ़ी। तो मैं तो शौक में बोला, आप गीता नहीं पढ़ी, आप इतने ज्ञान के वो बनते हो? तो मैंने गीता, देवी भागवत, भागवत, शिव पुराण लोगों को ये भी नहीं पता है कि शिव जी ने भी गुरु गीता बोली है। तो वो, और मतलब बहुत सारी नॉलेज की बुक्स, बहुत सारी, वो सारी पढ़ ली है। शिव पुराण को तो चलो मैंने नाम ले लिया, देवी भागवत ले लिया, और एक और गीता है, मतलब बहुत, मतलब, और एक बार नहीं कि मैंने पढ़ के छोड़ दिया, मैंने उसको बार बार पढ़ा। मेरे स्ट्रगल के पीरियड में एवरीडे मेरा काम था कि मैं इसको रिपीट रिपीट पढ़ती थी, भावार्थ पढ़ती थी। भावार्थ मीन्स कुछ भी लिखा हुआ है संस्कृत में, अब उसका हिंदी अनुवाद क्या है। तो पढ़ती गई, नॉलेज ऐसे दिमाग में छपता गया, और मेरे लिए लाइफ को पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव करना इजी हो गया। और सेम चीज़ अब जब आप बार बार पढ़ रहे थे, हर बार आपको शायद अलग पर्सपेक्टिव से वो सेम चीज़ लगी होगी। अगर मुझे या कोई सुन रहा है उनको शुरुआत करनी होगी तो कहाँ से करनी चाहिए? गीता, भगवत गीता से। तो गीता में भी जो हिंदी अनुवाद है ना, वो सुनना चाहिए। जैसे हर चीज़ में हिंदी अनुवाद है वैसे, लेकिन आप संस्कृत पढ़ के रख लो, गलत है। और आप बार बार पढ़ो सारे अध्याय, एक बार से समझ नहीं आएगा। और आप धर्म के नाम पे मत पढ़ो, आप भगवान पुण्य दे रहे मत पढ़ो, क्योंकि उन्होंने कहीं के बोला ही नहीं मैं तेरे को पुण्य दूंगा। आप ना उसको बार बार नॉलेज के लिए पढ़ो। फिर आप जाओ भागवत में, जब भागवत पढ़ते हो फिर आप जाओ इसमें रामायण में जो तुलसीदास जी ने लिखी है, फिर आप वो पढ़ो। आप एक बार ये करो, फिर शिव पुराण आएगी, फिर देवी भागवत आएगी, बहुत सारी। लेकिन पहले यहाँ से शुरुआत करो। आप पहला स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड, थर्ड ऐसे करोगे ना, तो ये तो आपकी एजुकेशन के लिए है, लेकिन ये आपकी लाइफ है। वे ऑफ लाइफ सिखाता है। उसके अलावा मुझे ये भी मैंने नोटिस किया है, जो मैंने आपको अब तक नहीं कहा है, लेकिन जो मैंने देखा है, आपने जैसे पेरेंटिंग की है, आपके दोनों एक डॉटर सन जैसे बिहेव करते हैं, मैं काफ़ी इम्प्रेस रहता हूँ कि ओ माय गॉड, इतने स्ट्रगल्स के बाद भी आपने उनको जैसे इन्वायरमेंट इतना अच्छा दिया होगा, या नॉलेज, या वो क्या कहते हैं, उनको जैसे बड़ा किया, जो मेंटली अगर उनके साथ बुरी चीज़ें पहले हुई होगी, अब कैसे इम्प्रूव होके वो लोग कैसे हैं अब, लाइक कैसे इम्प्रूव हुआ है वो, मतलब मेरे लिए काफ़ी एस्टॉनिशिंग है कि आपने इतना अच्छा पेरेंटहुड एज अ सिंगल मदर। देख, बोलना आसान है, लेकिन वो इजी नहीं था सब कुछ। बहुत ही तकलीफ तो वर्ड छोटा है। मैं बोलती थी कभी कभी, भगवान को बोलती थी, मैंने बोला भगवान आपका तो वनवास 14 साल का था, मेरा खत्म नहीं होगा। मतलब अब जब चारों तरफ से इंसान टूट जाता है, एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से, ना फाइनेंशियली है, ना मेंटली है, कुछ भी, नथिंग, चारों तरफ से, मतलब कोई वर्ड ही नहीं बचता है। तो मैं उस टाइम में भी बच्चों को संभालना, एक हंसी खुशी का माहौल देना, उनकी परवरिश पे फोकस करना, वो सब कुछ इतना इजी नहीं है कि आप तो बैठे हो परिवार में
रिलेटिव के घर चले गए, किसी नॉन के चले गए, बच्चे इसके घर पे, बच्चों को अकेला छोड़ दिया, मैं कहीं और जा रही हूँ। मुझे आज भी याद है कि मैंने जया को कहीं पे अकेला छोड़ा। ऐसे करके नहीं बैठती हूँ, बट मेरा ये मानना है कि बच्चों को अगर पैदा करो, ये मत कर रहे हो, तो आपको जैसे वुल्चर है ना अपने शिकार के लिए कैसे बैठा रहता है, वैसे आपको आपके बच्चों के लिए रहना पड़ेगा। अब आप एक अच्छे बच्चे बनाओगे। किसी ने मुझे पूछा था कि सेकंड मैरिज कर ले, बच्चों को छोड़ दे, तू बच्चों को बड़ा कर रही है, बेटी तो ससुराल चली जाएगी, बेटा बहू के पास, तुझे क्या मिलेगा? मैंने बोला मुझे वो मिलेगा जो शायद कोई सोच ही नहीं सकता है, कि एक अच्छा इंसान अगर किसी औरत से शादी करता है तो वो 2 परिवार को तो बचाएगा ही, लेकिन उसके अलावा भी वो कितने परिवारों की जिंदगी सही कर सकता है, कि उससे भी जुड़े हुए उसके बच्चे भी सर्वाइव कर रहे हैं, उसके परिवार के, उसकी फैमिली में कितने लोग हैं। तो एक अच्छा पति और बाप बनाऊंगी मैं उसको। बेटी एक अच्छी बहू, जो परिवार को, वो इस चीज से निकल चुकी है, उसको पता है, क्योंकि यहाँ पे हम पुरुष जात बुरी है, औरत जात बुरी है, मैं ये नहीं बोलूंगी, बुरा बुरा ही है। चाहे वो औरत घर तोड़े, चाहे पुरुष घर तोड़े, बुरा बुरा है। और जो लोग बोलते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, मैं सबको बजा के दिखाती है। कैसे? बोली ये देखो, बजी ना, बोले हाथ है, चलो अच्छा ठीक है लो, बजी ना, आंख बंद करके बोलो, बोले हाँ। तो जरिया बनाए ये गया है उस पर टैप करने, ये जरिया बनाए, लेकिन ये है नहीं। अब मेरी इतनी बात से आप लोग समझ जाओ, तो मैं बेटी को भी परवरिश दूंगी, वो इतनी लेवल की, हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग की, मेरा बेटा वो होगा। तो बस मेनली प्रेजेंट होना हर वक्त। देखिए, और हाँ, हालात बिगड़ते हैं ना, तो हर कोई शीतल थामी नहीं होती ना। मेरे ख्याल से दूसरों का ब्रेकिंग पॉइंट काफ़ी जल्दी आ जाता है। आप काफ़ी स्ट्रांग रहे हो, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से जो आपने कहा उसमें से मैं जो एक्सट्रैक्ट कर पाया हूँ वो कि हर वक्त प्रेजेंट रहो। और मेरे ख्याल से जैसे आपने पहले कहा था, आपके पेरेंट्स भी आपको बोल के नहीं सिखाते थे, जो करते थे आप वो देख के सीखते थे। तो मैं भी अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने भी वैसे ही इनमें आपके दोनों चिल्ड्रन में वैसे ही सारी क्वालिटीज डाली। कि एक यंग लड़के को, बच्चे को संभालना, एक यंग बेटी को संभालना, ऐसे टाइम के सराउंडिंग में मैं उतनी दिमाग से ही नहीं थी। बट वो बोलते नेचर आपको वो चीज़ दे देता है। स्कूल में क्या प्रॉब्लम नहीं होती है, बेटी स्कूल ये टाइम से आई कि नहीं, अच्छा उस टाइम ऐसा था, ये है, वो इतना इजी नहीं है। फ्रेंड सर्कल कैसा है, क्या ये है, अब वो ठीक है ना, बोलना आसान है बट वो इजी नहीं है। वो बहुत औरतों को तब पता नहीं चलता है क्योंकि उनके पति देख रहे होते हैं सारी चीज़। और या फिर ठीक है, पल रहे, बड़े हो गए, लेकिन एक आपको वैसा बनाना, एक कहते हैं, मुझे रियलिटी नहीं पता इसके ऊपर, बोले शिवाजी जब वो युद्ध करके आते थे ना, इस तरीके से बोले लोग उनकी माँ से मिलने आते थे कि वो कौन है जिसने शिवाजी जैसा बच्चा पैदा किया है। ये भी मेरे दिमाग में रहता है। तो जय शिवम की मैंने ये सोच के भी परवरिश की है। और अब मेरे ख्याल से शिवम सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड है और जया दीदी तो शिवम fitness में। हमेशा बचपन से ही पढ़ाई में टॉप रहा है। और आज की युथ सारी तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन 80% युथ से मेरा बेटा मैच नहीं खाता है। 20% आज भी है जो फैमिली ओरिएंटेड लोग रहते हैं, तो शीन है वैसा। और जया है, जया भी आज के लोगों से मैच नहीं खाती है। अलग ही उसकी सोच, अलग ही वैसी चीज़। आज जया भी मेरा पूरा काम देखती है। तो जो मैंने सोचा वैसी मैंने परवरिश दोनों को दी है। आज लोग बोलते हैं तेरी किस्मत अच्छी है, मैंने बोला नहीं बेटा, मेहनत करनी नहीं है तो अलग बात है, तुमको किस्मत नहीं है, आपको मेहनत करनी है अपने बच्चों को ऊपर। क्या मन बनाते इसलिए कि आप मेहनत करो, किस्मत के भरोसे बच्चों को नहीं छोड़ सकते। क्या अभी आप खुश हो? बहुत एक्सट्रीम खुश हूँ। उसका की क्या है, की टू हैप्पीनेस आपके अकॉर्डिंग? वो है मैंने कभी भी लाइफ में, मेरा कितना भी भारी स्ट्रगल रहा हो, और मैंने मेरे काम में भी बहुत स्ट्रगल देखा है, जितना लाइफ में उतना काम में देखा है। आसान नहीं था कुछ भी। मैंने कभी भी गलत राह नहीं चुनी, काम में लो चाहे चाहे लाइफ में। मैंने गलत का साथ नहीं दिया, इसलिए काफ़ी लोगों की नज़रों में बदमाश भी बने। और ऐसे तो काफ़ी लाइफ में आपके अप्स एंड डाउन में आपको छोटी मोटी गलत चीज़ों में चलती रहती है, फैमिली में चुप रहना पड़ता है, वो अलग चीज़ है। यहाँ मैं बात ही अलग कर रही हूँ। तो मैंने गलत का साथ कभी नहीं दिया, तो मुझे अंदर से ना एक सुकून है
मेरे ऐसे बहुत से आज भी क्लाइंट्स होते हैं जो मुझे लग रहा है फॉलो नहीं करते, मैं उन्हें मना कर देती हूँ, मुझे आपसे फीस नहीं ले रही कि आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो, मुझे फीस लेने में मज़ा ही नहीं आएगा। या मुझे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने के लिए आते हैं कि मैम ये बेचो, उनकी जबकि वर्थ नहीं है। इस टाइप के काफ़ी प्रोटीन पाउडर होते हैं, जैसे हर्बल लाइफ के बारे में भी मैंने बोला कि डॉक्टर्स ही आ गए मुझे नंबर बनाने के लिए, तो मेरे लिए तो वो ईजी मनी था। तो उसमें भी और चाहे लाइफ में भी मैंने कभी गलत चीज़ का साथ नहीं दिया है। और आज भी जब बच्चों से अपनी लाइफ की कभी कोई, मैं नॉर्मल ये सब डिस्कशन नहीं करती हूँ, मेरे बहुत नज़दीक होते हैं, उनसे कभी एक दो टॉपिक कर लिया, लेकिन प्राउड से हर बात होती है। कुछ भी नहीं, आज भी अपने दोस्तों के साथ रहूँ चाहे फैमिली के साथ रहूँ, लेकिन मेरे को अब आदत ही पड़ गई है कि इस चीज़ में भी मुझे एकदम वो रहना है। तो प्राउड होता है, हर चीज़ के लिए प्राउड है, मैंने कभी गलत चीज़ का साथ नहीं दिया। और आज मुझे यूनिवर्स जिसको हम बोलते हैं, मैं उसको परमात्मा बोलती हूँ, उन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया। उनको पता है शीतल गलत चीज़ों को छोड़ती हुई आगे बढ़ी, और उन्होंने आज मुझे वो चीज़ दी जिसको उनको लगा कि ये डिजर्व करती है, तो दिया। कभी आपने ऐसा क्वेश्चन किया कि जैसे आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ भगवान में हो या जो भी पावर में आप बिलीव करते होंगे, अगर आप भगवान में बिलीव करते हो तो वो, अगर स्पिरिचुअलिटी से आप कोई पावर या एनर्जी में बिलीव करते हो, तो ऐसा कि जब स्ट्रगल चल रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पूछते थे, वाई मी, मैं क्यों? मैं पूछती थी। हमारे नेपाल में एक जगह सत्संग हो रहा था, मैं उनके पास गई। उस टाइम तक तो मैंने सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी थी 2 बार। तो बच्चों को देखा, फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं मतलब मैं बिस्तर में ऐसे ही लेटी हुई थी और मेरे पास कोई नहीं था। तो बच्चे स्कूल से आए और एकदम थके हुए, अब खाना नहीं था घर पे, तो उन्होंने पापड़ सेक के खाया मेरे आंखों के सामने। तो देखा ना, तो वो पापड़ जल गया उनसे। तो मैं उस टाइम 26 साल की थी, पापड़ जल गया उनसे। फिर रात को देखूं तो भी पापड़ नहीं सेक पा रहे, बिस्किट भी नहीं थे अंदर। वो मेरा डिसीजन था उस टाइम कि मैं जिंदा हूँ, मेरे बच्चे जब तक मेरे पास हैं मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को कोई खाना देने वाला भी नहीं। तो इन्हीं दिनों में सत्संग चल रहा था हमारे नीचे, कोई और उनको भरी भीड़ में पूछा कि मैं इतना सत की राह पे चलती हूँ, इतना सही चलती हूँ, तो भी मेरे साथ ये क्यों हुआ? पहला सवाल। दूसरा, मैंने बोला ये सत्संग में जितनी औरतें अभी, मैंने पूछ लिया उनके सामने कि जितनी भी औरतें हैं ना, ये सत्संग सुन रही है, मतलब ये भगवान पहचान रही है, गुड और बैड कर्मा इनको पता है, ये लोग ही मेरी अफवाह बाहर जाके उड़ा रही हो। तो सत्संग सुनने वाला ये हरकत कर रहा है, मैंने बकायदा हॉल में इस तरीके से पूछा है। और फिर मैं पता नहीं कि एकदम रोते रोते से मैं मेरे घर पे आ गई। तो हाँ, मैं पूछती थी बहुत बार कि मैं क्या, वो कौन सी चीज़ है जो मैंने नहीं की। पैदल पशुपति जाना, कि किसी ने मुझे बताया कि भाई, लोग बोलते हैं ना कि घायल की गति घायल जाने, जिन्होंने किया ना उसको ही पता है, लेकिन जिसने नहीं किया ना उनके लिए बस 2 होठ हिलाना ही है, दैट्स इट। तो लगता था कि क्या था पास्ट कर्म का कर्म, या इस जन्म में हो रहा है। तो गीता में तो कहते हैं कि जो तेरे साथ होगा वो कर्म है उसके, बिगड़ गए तो एक और जन्म लेके भरना है। तो मैं रेडी नहीं हूँ ना एक और जन्म लेके भरने के लिए, लेकिन जो मेरे साथ कर्मा बिगाड़ रहा है वो अपनी लाइफ में बहुत तकलीफ देखते हैं, तो क्या मैं खुश रहूंगी उनको तकलीफ देखता हुआ? वो बोलते हैं ना, वैष्णव जन तो तेने कही भीड़ पर आई जाने रहे, जब कोई दूसरा तकलीफ में है, तो क्या मैं खुश होंगी कि अरे तेरे तो कर्मा बैक हुआ है? मैं वो भी तो इंसान नहीं हूँ। लेकिन अगर उनको मैंने तकलीफ में देखा है, तो जो मैं आज तकलीफ भोग रही हूँ, क्या ये मेरी भरपाई हो जाएगी इसकी? और खुद देखे तो कोई बात नहीं, जब आप अपने बच्चों को अपनी आंखों के आगे देखते हो सरवाइव करते हुए, तब एक माँ टूट जाती है ना। तब मैं बिल्कुल पूछती थी। और फिर मेरी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ। ये मैं क्या बोल रही हूँ, एजुकेशन के लिए मैंने इसलिए बोला था कि हर चीज में आपको ज्ञान जरूरी है, हर चीज में आपको ज्ञान जरूरी है। गीता पढ़ो, तब आपको ज्ञान समझ में आएगा। तब कृष्ण भगवान को अर्जुन बताते हैं कि तू उस परमात्मा की शरण में जाएगा ना, तो तू हर पाप और ताप से मुक्त हो जाएगा। तो अर्जुन पूछते हैं वो कौन है? तो बोले हे अर्जुन, वो तत्व तत्व ज्ञान ज्ञानी जो संत है उनकी शरण में जाए।
तो गुरु बहुत होते हैं, दत्तात्रेय के भी कितने गुरु थे, सदगुरु एक जो ज्ञान बताए, वो कौन है जो तत्व ज्ञान बताता है। तो मैं इसी तरीके से नेपाल में मेरी फ्रेंड आई थी जिसने मेरा सीडल्स वेट एंड वॉच नाम रखा था, मंजिता पाठक, जो अभी लंदन में रहती है, इंजीनियरिंग का जॉब करती है। उसने मुझे सदगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद भी मैंने उसको पहले माना नहीं, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत। मुझे था कि एक भगवान है जो मुझे तकलीफ से निकालेगा, सुख करता, दुख हरता, विघ्न विनाशक। वो कौन है? भगवान के मंदिर में उनके ही बच्चों को काट के लोग रख रहे हैं बलि के नाम पे, तो वो भगवान के मंदिर में लोग रेप कर रहे हैं। भगवान इतना लाचार क्यों है? भगवान को इतना इन लोगों ने ऐसा कैसे बना दिया कि जो ज्यादा प्रसाद चढ़ाएगा, पैसा देगा, उसी को ही भगवान वहां पे पहले दर्शन देंगे। जो लोग वहां पे आ रहे हैं उनको सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है? हम लोग इतनी तकलीफ करके वैष्णो देवी में गए, लेकिन दर्शन उनको वैष्णो देवी के कराए नहीं उन लोगों ने। एक छोटा सा दूसरा मंदिर था, उसमें घुमा के भेज दिया। हमने किस तरीके से तकलीफ फेस किया। तो ये सब क्यों? भगवान क्या रीजन है जिस वजह से ये लोगों के टेंट्रम आप कोने दे रहे हो? मैं भगवान को पूछती थी, मुझे बताओ आप। तो वो जो मेरे अंदर आग थी ना कि हु इज द रियल गॉड, वो कौन है, और फिर मेरे पास उनका ज्ञान आया। तो पहले मैंने ज्ञान को पढ़ा, अरे यार ये तो वही है, अरे यार ये तो गीता में लिखा है, अरे यार ये तो भागवत में लिखा है, अरे शिव पुराण में तो शिव जी ने बोला है ना, अरे राम ने तो ये बोला है ना, अरे हाँ सच में शिव जी और पार्वती के बीच में संवाद हुए थे ना। मतलब नॉलेज है तो ज्ञान समझ आएगा ना, जिसको नॉलेज नहीं उसके लिए वो उड़ेगा हवा में। आप देखना, दो टाइप के लोग है ना सोशल मीडिया पे रील शेयर करते हैं। एक करेगा ना, एक पढ़े लिखे इंसान की करेगा जिसमें वर्थ वाला नॉलेज है, एक कुछ भी छपरी लोगों की कर रहा है। इतना फर्क होता है। तो वहां पे मेरे को समझ में आया कि हु इज द रियल गॉड, जो सुख करता, जो आपके तापों को काट दे, जो आपकी तकलीफों को वो कर दे। तो तब से मैं इस ज्ञान में गई और मेरी जिंदगी में ड्रास्टिक चेंज है। उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि तू बैठी रहे, अब तेरे चेंज करूंगा। मेहनत कर, अब तेरी खेती को उपजाऊ मैं बनाऊंगा। अब मेहनत कर। आज भी मैं मेहनत करती हूँ, सुबह उठ के 6:30। अभी जब आपसे लास्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई तब मैं फीवर में थी, आपने देखा होगा, मैंने क्लास भी करवाई थी। करेक्ट। उसके बाद रात तक मेरा फीवर एकदम और तेज हो गया। तो मेहनत से मैं कभी पीछे नहीं हटती हूँ आज भी। और मैंने मेरी बेटी को भी यही सिखाया है कि बीमार भी है ना तो बीमारी साइड में रख, सिर पे चढ़ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज साइड में रख। लाइफ की कॉम्प्रोमाइज जो भी ऊपर नीचे होते हैं, घूमना करना, वो भी साइड में। काम पहले, कि काम है तो आप हो, आपकी पहचान है। लेकिन हमारे काम से हम लोगों को, जहाँ फीस वो लोग 20% पे करेंगे, हम उनको 80% रिजल्ट देंगे। और उसके अलावा भी बहुत। तो सीतोस वेट एंड वॉच कोई भी ज्वाइन करता है तो हम बोलते हैं फीस महीने की ले रहे हैं, पर हम आपको 3 महीने का रिजल्ट 1 महीने में देंगे, बस फॉलो करो। तो इस तरीके से मेरी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव और एक प्यारा चेंज आया। और इस तरीके से मैं बहुत इजीली, मेरे साथ कोई कितना भी गलत करता है ना, मेरे को माफ़ करना आसान हो जाता है। माफ़ी मांगना भी मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आती। कहीं मुझे लगता है कि मेरी फॉल्ट है तो मैं बिल्कुल माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ तो शायद मैंने सबको कर दिया, इसलिए आज आप देखें, नहीं तो मेरी उन सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बट हाँ, इतना मैं ज़रूर बीच में बोलूँगी, मैं अब सेकंड चांस नहीं दे सकती। सेकंड नहीं, फोर्थ चांस किसी को भी नहीं दे सकती मेरी लाइफ में। 3 चांस मैं देखती हूँ। शायद हो सकता है सिचुएशन की वजह से उसने गलत किया हो, या हो सकता है, मतलब हर फिर मैं बोल रही हूँ, इवन मैं अपने फ्रेंड्स लोग में भी बोल रही हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या थर्ड पर्सन ने उनको मेरे बारे में कुछ बोल दिया, क्योंकि लोगों का काम नहीं है। और सब मेरे जैसे तो नहीं होते ना जो खुद के दिमाग से चले। तो मैं 3 बार तक रुकती, चौथे बार में एकदम ब्लॉक कर देती हूँ रास्ता। बात करूंगी, दिल से करूंगी, लेकिन अब ब्लॉक है। अब आप में मेरे में, अब मैं चाहूंगी ना तो भी नहीं कर पाऊंगी। बस एक, ऐसा नहीं कि वो ब्लॉक खाली मैं बोलने के लिए कर रही हूँ, एक्चुअल में कर सकती हूँ। हाँ, बट मैं बात करूंगी, दिल से करूंगी, मीन करते हुए करूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 24 आवर्स मेरे साथ वो परमात्मा मुझे देख रहा है, और उनको प्राउड हो कि मेरी बेटी सही कर रही है। गॉट। काफ़ी कुछ जानने मिला। मेरा एक क्वेश्चन रहता है जो मैं हर गेस्ट को पूछता हूँ। उनमें से एक तो ये था, और काफ़ी रहते, उनमें से एक था हैप्पीनेस वाला। एक जो मैं खुद अब तक समझना चाह रहा हूँ कि लाइफ का मतलब क्या होता है आपके अकॉर्डिंग। और मुझे लगता है आप
मुझे काफ़ी अच्छा आंसर दे पाओगे। देखो आप है ना, अगर मैं भी आपको बोलती हूँ कि देखो ये क्या सूरज चमक रहा है, आप बिलीव ही नहीं करोगे। मैं झूठ बोलूंगी आपको, जैसे बोलते ना मेडिटेशन करते हुए अहम ब्रह्मास्मि, वो रियलिटी नहीं है। आप कितने भी दुखी हो, और अब मैं आपको बोलती हूँ आपके पाँव में बहुत सारे कांटे हैं, अब मैं आपको बोलती हूँ कि आप ना, मैं आपको एकदम सॉफ्ट वाला पैटेड वाला आपको स्लीपर देती हूँ, चलो। आप बोलोगे मेरे कांटे निकलेंगे नहीं तो मैं कैसे चलूंगा। वैसे ही लाइफ है, उसमें सुख भी है दुख भी है। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो जबरदस्ती खुद को खुश फील करवाना। आप शॉपिंग करने जा रहे हो, आप घूम रहे हो, आप ये कर रहे हो, खुश नहीं हो सकते जब तक आपकी लाइफ में दुख है। तो सबसे पहले मैं इस चीज को मैं जरूर आपको बोलना चाहूंगी कि हमको ये मनुष्य जीवन जो मिला है ना, दो चीज के लिए ही मिला है। हर इंसान को यहाँ पे खाना पीना रोटी परिवार में सरवाइव करना है, सब कुछ मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़े दो रोल हैं आपके लाइफ के, सबसे पहले प्रभु प्राप्ति। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिवार छोड़ दो, ये गीता में कहा है परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, परिवार में रह के तू मेरी प्राप्ति कर। लेकिन कैसे? तो उनको एक ये नॉलेज होना जरूरी है, सब बुक्स का, बैठ के पढ़ो। इसके लिए नहीं कि एक सेकंड में अगर आपकी जान चली गई ना, तो आपके मम्मी पापा भाई बहनी जितने भी हैं, उनको बोलते हैं ना, जो वैज्ञानिक बताते हैं कि जीवन अलग है, ये वैज्ञानिक भी क्या है ये आपको भागवत में पता चलेगा, गीता में नहीं। ये वैज्ञानिक कौन है? ये जो पंडित हैं जो आज की डेट में जो सत्संग करते हैं, ये कौन है? इसके बारे में गीता में पहले ही बता दिया, भागवत में पहले ही बता दिया कि कौन है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये चीज भागवत में बताई हुई है। ये जो आते हैं ना ज्ञान देने वाले बिस्कुट, इस टाइप से बहुत सारे हैं। तो ये चार अच्छे काम करेंगे ना, अपन को वो दिखेगा, लेकिन अपन को पता नहीं कि वो नॉलेज कितना गलत दे रहे हैं। बोले एक डाल पे दो पक्षी बैठे, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला ऊर्जा हंस अकेला। तो आपको आपको ध्यान रखना है, आप आए हो उस दुनिया से, आप यहाँ से आए हो, ये बीच में ये दुनिया आ गई, अब आपको सुधर जाना है, आपको है उधर ही, राइट। उसका नॉलेज जरूरी है, पहला। दूसरा, आपके समाज को कुछ देते हुए जाओ। घर पे बैठ के वो बुरा है वो बुरा है, देखो पार्टी आती जाती रहेगी, इंसानियत नहीं जानी चाहिए। तो ये बुरा है ये बुरा है, देश में इसने इसके लिए क्या किया, उसने क्या किया। क्या तुम चलते हुए रास्ते में कचरा पड़ा है उसको उठा के डस्टबिन में डालते हो? क्या तुम कचरा बाहर तो नहीं फेंकते हो? क्या तुम समाज को क्या दे रहे हो? क्या तुम्हारे काम में कोई एक ऐसी चीज है जिससे तुम समाज को कुछ दे रहे हो अलग से? खास नहीं लगता है, बहुत कम टाइम लगता है आप समाज को कुछ दे रहे हो तो आप समाज को क्या देते हुए जा रहे हो? मैं ये नहीं बोलूंगी गरीब को पैसे दो, किसी को चार पैसों की कभी नहीं करनी चाहिए पैसों की मदद। तो अपने आप को बांध दो कि मैं कभी किसी को पैसों की मदद नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। नो मीन्स नो, ये रिश्ते खराब करता है। और गरीब को देना मतलब आप बढ़ावा दे रहे हो एक ऐसे स्कैम को जो आज के डेट में बहुत चल रहा है। उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, खाना खिलाना ज्यादा बेटर रहता है। तो आप समाज को क्या दे रहे हो? फॉर एग्जाम्पल किसी ने यार गली में ये स्ट्रीट डॉग रहते हैं उनके लिए किया, गायों के लिए करो, तो सांड क्यों अलग रहेंगे? करें। उनके लिए आप करो। पक्षियों के लिए क्या कर रहे हो? या समाज में आपको गांव में ऐसे लोग बहुत दिखेंगे, आज भी अपने भारत में 80% पॉपुलेशन गांव की है, जिनको नॉलेज ही नहीं। आज भी वो लोग पेड़ की जगह पे मिट्टी लगाते हैं, एक एक औरत के साथ पांच पांच छह छह लोग रेप करते हैं। ये हमारे इंडिया की रियलिटी में बता रही है। और मैं ये भी बताऊंगी कि ऐसे जोधपुर में भी बहुत सी जगह है जहाँ पे आज भी रात को झोपड़पट्टी है, सुबह भीख मांगने जाते हैं, रात को वहाँ पे ट्रक भर के आते हैं, जो एक गंदी सी ये दारू वगैरह बनाते हैं ना, ये सब काम करते हैं। तो वो तो कर लिया, अब उसको तो ब्लेम करना ये वो सब अलग है। आप क्या कर रहे हो? क्या हम कुछ ग्रुप बन के वहाँ पे उनको मदद करने जा सकते हैं, डॉक्टर्स ले जाके? क्या हम क्या कर सकते हैं? तो हमको समाज को कुछ देना है, पहली चीज। दूसरी, हमको जहाँ जाना है उसका नॉलेज जरूरी है। हाँ, इतना जरूर मैं बताऊंगी, जैसे रोज खाना खाते हैं ना, वैसे एवरीडे अध्यात्म की तरफ झुकाओ। इसका मतलब मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आपको पर्टिकुलर कुछ पाठ करना है या भगवानों को एक बोलते हैं ना मंदिर जाना, नहीं। ज्ञान लेना है, अपने आप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे ज्ञान से आपका ज्ञान निकलेगा ना, तो खुद से ही सब कुछ क्लियर होके दिखेगा। और स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है, वो है तभी तो आप अच्छा सोच पाओगे। एक बीमार इंसान कभी भी अच्छा सोच सकता है? वो खुद की लाइफ भी जहन्नुम करेगा, परिवार की भी कर देगा। तो सबसे पहले बोलते हैं निरोगी काया। हमारे पूर्वज कहावत देखे गए, पहला सुख निरोगी काया,
तो सुख उसी को ही बोला है। तो वो सुख के लिए जब आप स्वस्थ हो, आपकी बीमारी कोई एक ऐसी आ गई जो आप हज़ारों लाखों पैसे डॉक्टर को दे दो, कुछ नहीं हो सकता है। मैं आज भी सब औरतों को यही बोलती हूँ कि प्लीज़, प्लीज़ आप आज के समय में पार्लर में भी जाके फेशियल कराते हो, 1500 का पड़ता है, मूवी का टिकट आपको 1000 पड़ेगा, ब्लाउज़ की सिलाई 1000 से तो 2000। लास्ट टाइम मेरी डॉटर ने सिलवाया था शादी में, 2000 दिया है उसको। तो बोलो पैसे तो पानी जैसे लग रहे हैं, लेकिन फिटनेस में तुमको पैसे क्यों दुखते हैं? मैं बताऊँ, हमारे इंडियन को पैसे दुखते हैं, तो कहाँ सस्ता है वो वहाँ जाएंगे। सस्ता कहाँ है भाई, ऑनलाइन किधर डाइट मिल रही है भाई। ये बात ध्यान रखना कि फिटनेस के लिए आपको बहुत जरूरी है ज्वाइन करके रखना। और जब तक ज्वाइन करके नहीं रखोगे तो बच्चा जैसे स्कूल जाएगा तभी पढ़ेगा ना, हॉलीडेज में नहीं पढ़ता ना, वैसे ही हम भी ज्वाइन करके रखेंगे तभी फॉलो करेंगे। तो मैं बोलती हूँ सबको कि आज आप खुशी खुशी अपने पैसों का प्रसाद चढ़ा दो स्वास्थ्य को, यानी कि फीस भर दो। नहीं तो कल बली बनना पड़ेगा। बली मीन्स व्हाट? हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स में आपको पटापट पैसे कटेंगे। आप वहाँ भी ये नहीं बोल सकते हो कि वो पैसे नहीं है, 100 रुपए की एमआरआई कर दोगे क्या? एक काम करो ना, दवाई मुझे काम करो 50 रुपए की दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, वहाँ आपको कोई नहीं खींचेगा। तो अपनी गुड हैबिट। और हाँ, मैं ये जरूर लास्ट में आपको बोलना चाहूँगी कि 24 घंटे में जब आप किसी से बात करते हो, जिसमें आप 16 आवर मान लो कि लोगों से जब भी मिलते हो, 1 मिनट का डिस्कशन हेल्थ को दो। 1 मिनट का डिस्कशन जिसमें लोगों को मोटिवेट करो, कुछ ज्वाइन करो। बीमारी में बजाय बोलने की हॉस्पिटल चला जा, चली जा, आप कोई अच्छी जगह ज्वाइन करो। आप खाना खाते हुए एक अच्छा रिजल्ट लो। हमारे यहाँ पे तो क्लाइंट घर पे बैठे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। घर पे नहीं होता है मोबाइल में, ये भी सबसे बड़ी मिथ है। कैसे? आप मोबाइल में आज बैठे बैठे ऑनलाइन टिकट करवा रहे हो, आप मूवीज देख रहे हो, मूवीज में खो जाते हो। आप काम कर रहे हो, आप उसमें खो जाते हो। इवन हमारी रिकॉर्डिंग भी अभी चल रही है उसी में। मतलब मोबाइल में दुनिया है, लेकिन फिटनेस में आपको एक झूठ बोल के कैच करना है, तो वो भी झूठ है। तो आप घर पे बैठे अपनी जिंदगी बदल सकते हो। एक मौका खुद को देके देखो और खुद को प्यार करो। सही मायने में स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही है, ना कि शॉपिंग करना, घूमना और बाहर खाना, क्योंकि वो बस एक गिल्ट लगता है कि यार कितना पैसा डाल दिया, शरीर भी बर्बाद हो गया। और मोटा बाटा शरीर है तो कुछ सुंदर भी नहीं लगता है, राइट? करेक्ट। मैं जीरो साइज तो मैं भी नहीं बोलूंगी, थोड़ा बहुत मैं बोलूंगी रखो, बट स्टिल, है ना? परफेक्ट। ओवरऑल काफ़ी कुछ जानने मिल गया मुझे, और मुझे थैंक यू भी कहना, और मुझे ये भी कहना है कि मुझे अब तक ऐसा लगता है मेरा प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नहीं है जितने बड़े आप गेस्ट हो इस शो के लिए। तो मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ, काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि एक तो मुझे आपसे मिलना भी, कि इन जनरल लाइफ में मुझे पता चला आप कौन हो, एक तो रहे उसके लिए थैंकफुल, और एक कि आपने अग्री किया है इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, जबकि इतना बड़ा है भी नहीं, और मैं होप करता हूँ कि बहुत लोगों को आपके बारे में पता चले। थैंक यू सो मच। और ये होपफुली लास्ट एपिसोड नहीं है हमारा, ये फर्स्ट है, और इसके बाद काफ़ी होंगे क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ है जानने के लिए। तो मुझे तो लगता है अब तक 40% भी कवर नहीं हुआ होगा, एक्चुअल में नहीं, 40% भी। बट हाँ, ओवरऑल थैंक यू कहना है, और होपफुली जल्द ही एक और एपिसोड होगा। थैंक यू सो मच नंदन। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और आप अपना पैशन के, मतलब आप अपना काम भी करो, साथ में आपका जो पैशन है ना उसको जिंदा रखो, वो आपको जिंदा रखता है। तो आप अपने पैशन में लगे हो। इतना इजी नहीं है टाइम निकालना, इस तरीके से बैठना, फिर एडिटिंग करना, पोस्ट करना, वो इजी है ही नहीं। और सोचना कि अब करना है, मतलब ये इजी नहीं है। और आप अपनी पर्सनालिटी के एकदम अगेंस्ट जा रहे हैं, इस तरीके से सब पे इंटरव्यू लेना, पूछना। और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और एक बार बार ना रस्सी खींचने से पत्थर पे निशान होता है, तो आप इसी तरीके से करते रहे ना, तो आप अपने आप को 2 साल दो, 1 साल भी बहुत है लेकिन 2 साल दो, आप देखना बूम करके बाहर आओगे। और मुझे सच में, मैं आपको बोलूँ ना, मुझे इस तरीके से बहुत सी जगह पे जाने को होता है। काफ़ी जगह पे तो ऐसा होता है कि मुझे पैसे दे के जाना है, और मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने जैसे आपको क्या बोला अभी शुरुआत में कि मुझे जहाँ पे मैं हमेशा खुद को प्राउड और हैप्पी फील करती हूँ कि मैंने कभी गलत चीज़ की नहीं, तो पैसे दे के जाना है। तो मैंने बोला नहीं यार, रहने दो, मुझे नहीं जाना। तो छोटा है बड़ा है कोई बात नहीं है, तो
वो चीज़ कर रहे हो, लकी हो जो वो चीज़ कर रहे हो। मेरे को तो सिचुएशन ने मेरे पैशन को फॉलो करवाया, क्योंकि तुम लकी हो कि अपने पैशन के ऊपर भी कर रहे हो, और बहुत अच्छा और बहुत यूनिक चीज़ कर रहे हो। और मेरे ख्याल से अलग अलग चीज़ों को जब लेके आओगे, जो जो नॉर्मल इंसान जो है उन लोगों को इस तरीके से लेके आओगे कि भाई इसने समाज को क्या दिया, ये अपनी लाइफ में क्या यूनिक कर रहा है, और उन लोगों को आप मिलाओगे ना, तो उस परमात्मा ने आपको एक जॉब दी है, आम लोगों से स्पेशल लोगों को मिलाना, ताकि वो आम लोगों को पता है कि मैं भी स्पेशल हूँ, हमको भी इस तरीके से निकलना है। दैट्स इट। एक मिनट, थैंक यू सो मच।